तो आई मेट अ पर्सन, उनका नाम है केपी रंजन। फाइनली उनका भी ये जेआरएफ हुआ और नाउ ही इज एनरोल्ड इन जेएनयू। तो उन्होंने मुझको पहली बार बोला कि आप जेआरएफ के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री को समझने का, वो आपका काफी बेटर है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैंने जेआरएफ के लिए कोई पर्टिकुलर बुक को फॉलो ही नहीं किया, मैंने किसी भी बुक को परचेज ही नहीं किया, और ना मैंने उसका पीडीएफ फॉर्मेट ही पढ़ा किसी का। मैंने सबसे पहले जब मेरा प्लान हुआ कि मुझे जेआरएफ देना है, तो मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स थे वो मैंने देखे। लेकिन उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाहूंगा, पेपर 1 से रिगार्डिंग है। जैसे आपने शुरू में बताया कि आपके टोटल 98 क्वेश्चन ठीक हुए थे, तो आप हमारे स्टूडेंट को बताइएगा कि आपके पेपर 1 में कितने क्वेश्चन ठीक थे और पेपर 2 में कितने ठीक थे। इंडियन रीजन की बात करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा उससे बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट किया है, तो जो जनरली उसको मतलब इग्नोर करके चलते हैं, उन्हें लगता है कि हमें आएगा नहीं। बट अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप उनका हिंदी का टर्मिनोलॉजी कायदे से समझेंगे, तो वो एक्चुअली में संस्कृत से ड्रिवन वर्ड्स हैं, और उनका अगर आप लिटरली वर्ड समझ के जाएंगे तो इजीली हो जाती है। मैंने सिर्फ एक या दो बार ही उसको पढ़ा था, बकाया मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना जो कॉन्सेप्ट था और क्लियर किया था। ये इस तरीके से मैंने क्या किया हुआ था। अब ये थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, बट मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो ये जो साइट दिख रहा है, ये उपेंद्र सिंह का मैप फॉर्मेट ही है। मैंने इसको उनका जो साइट मेंशन था वहीं पर उसके छोटे छोटे लेटर से उन चीजों को मेंशन कर दिया है। इसके अलावा मैंने रफ वर्क भी किया इसके लिए, और इस तरीके से आप अगर मैपिंग देखेंगे कि ये मेरा रफ वर्क रहता था इस तरीके की, कि मुझे पर्टिकुलर जो साइट है किस रीजन में है, अपना जो भी जो साइट का सेक्शन है वो मैंने पर्टिकुलरली इसी तरीके से कंप्लीट अपना किया हुआ था। लेकिन अब डीडी कौशाम्बी ने तो यहाँ तक भी लिख दिया कि उनका तो मोनोपोली एस्टेब्लिश हो गया था। लेकिन जब आप उपेंद्र सिंह पढ़ते तो उपेंद्र सिंह उनके इस व्यू को मतलब थोड़ा सा कॉर्नर करते हुए लिखती है कि जो उनका जो मोनोपोली है वो तब नहीं हो गया था, उस टाइम नहीं हुआ था, ये तो बहुत बाद में आके हुआ। तो ये कहना कि उनका आयरन ओर के पास एक्सेस बहुत ज्यादा था, इस वजह से बहुत ज्यादा फ्लरस हो गए, ये बहुत हद तक सब्सटेंशिएट आपका व्यू नहीं हो सकता। मैं रैंडम सर्च कर रहा था और फाइनली आपका तब वो न्यू वीडियो उसी दिन अपलोड हुआ था। मैंने आपके चैनल से कनेक्ट हुए मुझे 2 या 3 दिन हुए थे। तो जब मुझे वो आपका वीडियो मिला तो सडनली मैं उस समय लेटा हुआ था, मैं खड़ा हुआ, मैं अपने टेबल पे चेयर पे, और मैंने उसको पूरा देखा, उसका नोट्स बनाया, और 2-3 बार मैंने उसको रिवाइज किया। और एक आपका स्टोरियोग्राफी के ऊपर जनरली बस डिस्कशन था कि आप चीजों को कैसे अप्रोच करिए, मैंने उसको भी देखा था, और वहां से मैंने क्वेश्चन भी सिर्फ उसी डिस्कशन से ऑलमोस्ट वो 15 to 20 मिनट का था आई थिंक कोई, तो उससे मेरा एक क्वेश्चन सही हुआ, वो भी मेरा लास्ट क्वेश्चन था। जी, स्वागत है आप सभी का स्टडी हमारे साथ चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूजीसी नेट हिस्ट्री में हर साल लाखों बच्चे अपीयर्स होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का ही सौभाग्य ऐसा होता है वह जेआरएफ प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं में से एक आज बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट है जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 36 हासिल किया विद 99.91 परसेंटाइल के साथ। तो जो भी बच्चे पहली बार एग्जाम देना चाहते हैं, जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम में बैठना चाहते हैं, अगर वो सचमुच पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, तो आपको शिवम को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेटजी है, इनकी जो प्लानिंग है, इनकी जो समझ है पेपर 1 को लेकर और पेपर 2 हिस्ट्री को लेकर, वो सचमुच बाकी स्टूडेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। मैं चाहता हूं कि आप यदि इनको देख लेंगे तो आपको वीडियो के अंत तक आपके दिल में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। और शिवम से डिटेल में हम जानेंगे कि उन्होंने पहले ही प्रयास में 99.91 परसेंटाइल स्कोर कैसे हासिल किया, किस तरह से उन्होंने अपने एग्जाम की प्रेपरेशन शुरू की थी और किस तरह उन्होंने हार्ड वर्क किया, क्या क्या मुश्किलों का सामना किया, क्या क्या दिक्कतें उनको आई, एक एक करके उन पर बात करेंगे। सबसे पहले शिवम रजावत, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आपको पहले ही प्रयास में जेआरएफ हासिल करने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर फॉर योर विशेस। जी शिवम, अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हो और कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है। यस सर, जनरली मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन उत्तर प्रदेश, जो कि बुंदेलखंड रीजन के अकॉर्डिंग एक डिस्ट्रिक्ट आता है। और मैंने जो अपनी एजुकेशन यानी कि ग्रेजुएशन और जो मास्टर्स है वो मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से ही कंप्लीट किया है। हालांकि मैंने बीएचयू में भी अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था और उसमें मेरा एंट्रेंस में ऑल इंडिया रैंक 1 था, बट समहाउ मैं वहां से ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया मैंने वहां से। एंड आफ्टर मास्टर्स मैंने 1-2 साल ऑलमोस्ट 2 इयर्स मैंने सिविल्स के लिए प्रिपेयर भी किया था, बट जब उसमें नहीं हुआ देन मैंने अपने बैकअप के तौर पे जेआरएफ एग्जाम्स को इस बार अटेम्प्ट दिया था एंड फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड। वेरी गुड वेरी गुड। शिवम, आपने वैसे आपने यूपीएससी की भी तैयारी की है, तो ऑब्वियस है जी कि सर। आपकी यूपीएससी की तैयारी में काफी कुछ हेल्प हुई होगी, क्योंकि
एज ए ऑप्शनल आपने हिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर किया ही होगा। लेकिन फिर भी नेट का जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें से फैक्चुअल डाटा हमारे पास प्रॉपरली होना चाहिए, और साथ साथ पेपर वन को भी अच्छे से हमें करना पड़ेगा, तभी हम जेआरएफ हासिल कर सकते हैं। तो इन बातों पर बात करेंगे। उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे सब बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट होती है ना, जैसे ही उनका रिजल्ट आता है तो काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ वह शेयर करते हैं उसको। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि जैसे ही आपने रिजल्ट देखा तो किसके साथ शेयर किया था? हाँ सर, पहले तो आई मीन टू से कि आंसर की जिस दिन रिलीज हुई थी तो मैंने लेट नाइट थी, मैंने उसको चेक किया था, तो आई गॉट 98 मार्क्स वहाँ पे राइट हो रहे थे मेरे। तो वैसे तो मेरी पूरी फैमिली सपोर्टिव ही है काफी, मतलब लेकिन बट मेरे जो पापा हैं वो मुझसे बहुत क्लोज हैं, इवन कन्वर्सेशन के मामले में हमारा जो रिलेशन है बहुत ही मतलब फ्रेंडली बिहेवियर है। तो सबसे पहले मैंने उन्हीं के साथ शेयर किया था, एंड ऑब्वियसली सी बात है कि काफी अच्छा लगता है खुद को भी और पेरेंट्स को, इवन फैमिली को, जब आप कुछ भी चीज अचीव करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपके पेरेंट्स में, आपके परिवार में किसी ने पहले जेआरएफ हासिल किया, या फिर कोई टीचिंग लाइन में या इस एकेडमिक लाइन में पहले से है, या फिर आप पहले स्टूडेंट हो? नहीं सर, बेसिकली मेरी जो फैमिली है वो डिफेंस में लोग रहे हैं, बट मेरे पापा अभी तो एक फार्मर ही हैं। और हायर एजुकेशन की बात है तो मेरी फैमिली में जहाँ तक मुझे पता है तो कोई किसी ने भी हायर एजुकेशन कंप्लीट ही नहीं की है अपनी। तो ऑब्वियसली सी बात है, जेआरएफ अभी तक किसी ने दिया ही नहीं। ठीक है। इन दोनों एग्जाम को करने के लिए आपने कैसे सोचा? जैसे आप यूपीएससी के आपके अटेम्प्ट थोड़ा सा नहीं सक्सेसफुल रहे, तो आपने सोचा कि प्लान बी के तौर पर हम जेआरएफ कर लेते हैं ताकि एकेडमिक में जा सकें। थोड़ा डिटेल में बताइएगा कि पेपर वन और पेपर टू दोनों को किस तरह से तैयार किया। पहले पेपर वन की बात करते हैं। जो 10 सेक्शंस होते हैं, सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। हर एक सेक्शन में से क्वेश्चंस आते हैं। यूजीसी अब एग्जाम का लेवल काफी टफ करे जा रहा है, क्योंकि पहले क्वेश्चन डायरेक्टली आते थे, अब ऐसा नहीं है। अभी काफी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था? आपके पास कोई बुक लिस्ट है या आपको बुक आप पढ़ते थे? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैंने जेआरएफ के लिए कोई पर्टिकुलर बुक को फॉलो ही नहीं किया, मैंने किसी भी बुक को परचेज ही नहीं किया और ना मैंने उसका पीडीएफ फॉर्मेट ही पढ़ा किसी का। मैंने सबसे पहले जब मेरा प्लान हुआ कि मुझे जेआरएफ देना है तो मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स थे वो मैंने देखे। बट एक जो रिसेंट ट्रेंड्स को मैंने देखा कि आप अगर पिछले 2 साल के एग्जाम पेपर को उठा के देखेंगे और उससे पहले के, तो वो डिफरेंट चेंजेस है। आप पिछले 2 साल के पेपर को देखेंगे तो वो लगता है कि वो टाइम टेकन के लिए आपको बनाया जा रहा है कि इसमें आप टाइम लो। इसके अलावा दूसरा जो मैंने चेंजेस देखा था वो ये देखा था कि मोस्टली अब क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो बहुत डायनेमिक करके पूछ रहे हैं चीजों को, जिससे कि आपकी थिंकिंग या थॉट प्रोसेस को वहां पे चेक कर रहे हैं। और चूंकि एग्जाम्स में प्रेशर काफी हाई होता है, इस वजह से बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं या तो हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं या फिर टाइम टेकन की वजह से उन्हें स्किप करते चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने एक अपना स्ट्रेटजी बनाया कि मुझे सिर्फ कंटेंट पढ़ना था, जो भी मैंने कहीं से भी पढ़ना था मुझे। तो जैसे हम फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं तो वो टीचिंग और एप्टीट्यूड की बात है, वो टीचिंग एप्टीट्यूड। तो अगर आप बेसिकली देखें तो उसमें कुछ जो हार्ड एंड फास्ट कुछ थ्योरीज हैं या फिर कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो उनके बारे में उन्होंने बताया। तो आसानी के साथ आप कहीं से भी आपको वो अगर मैनेज हो जाता है तो आप कर लीजिए, वरना पर्टिकुलर कोई बुक फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब एक चीज याद रखने वाली है कि पहले क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आ जाते थे कि भाई मेमोरी बेस्ड लर्निंग है, ये थ्योरी या फिर मॉडल किसने दिया है। बट अभी उसको एप्लीकेशन पार्ट पूछने लग गए हैं। तो जैसे मुझे याद है कि अच्छा कुछ चीजें ऐसी भी सर मैंने ऑब्जर्व करी हैं इसी पेपर में कि जो कन्वेंशनल जो बुक्स आ रही है मार्केट के अंदर उसमें वो चीजें नहीं है। यानी कि आप एक बुक आपके लिए हेल्पफुल तो हो सकती है, लेकिन आप ये सोचे सब कुछ एक बुक से हो जाए तो ऐसा नहीं है, आप वेरियस सोर्सेज को भी एक्सप्लोर करते रहिए। एक क्वेश्चन आया था वहां पे, वो बोल रहे थे कि स्कैफोल्डिंग के बारे में आप एक कॉन्सेप्ट पूछा उन्होंने। अब जनरली स्कैफोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हायर एजुकेशन में इतना कामगार नहीं है, मतलब इतना इस्तेमाल नहीं होता जितना वो प्राइमरी या फिर आप कह सकते हैं कि जो जूनियर लेवल है उसमें होता है। तो मैंने केबीएस पीजीडी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था मैं उसी टाइम, तो उस तरीके से मैंने उसको पढ़ा हुआ था। तो दिस इज हाउ आई टैकल्ड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात करते हैं दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। हाँ, रिसर्च एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डायनेमिक्स की चांसेस बहुत कम होते हैं, बट उनके अंदर जो उनके जो टॉपिक्स हैं उसके सब टॉपिक्स से अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो मैंने रिसर्च के वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया था और जस्ट मैंने उतना ही काफी रखा, मैंने बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं करी थी। एंड देन इट्स कमिंग टू कंप्रेंशन की अगर हम बात करें तो कंप्रेंशन आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट आपका जो रीडिंग स्किल्स है इसके ऊपर है। और ये आपका रीडिंग स्किल्स ऐसा नहीं कि आपको 10 दिन में अचीव कर लेंगे या फिर 15 दिन में, एक लंबा जर्नी होता है, कितनी जल्दी आप उस चीजों को इनकेप्सुलेट करके उनका जो थीम है वो अपने माइंड में डेवलप कर पाते हैं और आंसर्स कर पाते हैं। तो उसके लिए मेरा जो हार्ड एंड फास्ट सजेशन है लोगों को कि
आप जस्ट रीडिंग का जो हैबिट है उसको मेंटेन रखिएगा। जनरली आप फैक्ट, हम सब फैक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं, तो ये जो डिस्क्रिप्टिव रीडिंग होती है वो बहुत कम हो पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आजकल एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर दिया गया है कि फैक्ट्स बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप चाहो तो एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई मैगजीन है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो रिलीज करी जाती है। आप अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें एक फायदा ये है कि आपको डिफरेंट जो जोनर्स होते हैं उनके आपको पैसेजेस या फिर कंप्रेंशन देखने को मिल जाता है। कभी पॉलिटी का, कभी एग्रीकल्चर बेस्ड, कभी टेक्नोलॉजी बेस्ड, और यहीं कहीं से कोई एक आपको उठा के रख देते हैं वो एग्जाम में। तो अगर आपका रीडिंग स्किल्स अच्छा होगा तो आप मीनिंग्स भी अवेयर हो पाओगे उनसे, और जब आपका मीनिंग्स और रीडिंग स्किल्स बेटर है तो आप आसानी के साथ एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। अब बात करते हैं मैथ्स और डीआई का। तो मैथ्स जनरली, अब मैंने मोटे तौर पे दो तरीके के सेक्शंस में मतलब स्टूडेंट्स जो हैं आर्ट और ह्यूमैनिटीज के, उनको डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि एक तो है कि जिनको आता ही है तो उन्हें पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, वो जस्ट आप प्रैक्टिस कर लो 4-5 साल का, वो काफी है। और हार्ड एंड फास्ट वही कुछ 4-5 चैप्टर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, डिस्काउंट है। आपका एक कॉन्सेप्ट ठीक हो गया आप परसेंटेज का, तो उससे 3-4 चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एकदम बेसिक ही नहीं है तैयार और उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो एक स्पष्ट बात उनके लिए ये है कि अगर आपको जेआरएफ करना है तो समहाउ यू हैव टू गो थ्रू दिस। अब ये आप डिसाइड कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा नहीं है तो मैं ये कहता हूँ आप एनसीईआरटी का जो 5, 6, 7, 8 तक का बुक है आप वो भी पढ़ोगे ना, तब भी आपका बहुत अच्छा क्लैरिटी हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप बहुत हाईली कोचिंग के लिए जाएं कि बहुत हाईली प्रेस्टिजियस जो टीचर हैं मैथ पढ़ा रहे हैं सिर्फ आप उनसे ही पढ़ के सीख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप जनरल बुक से स्टार्ट करके फिर अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आप किस स्लॉट में कहाँ पर अपने आप को लाइव देख पा रहे हैं। इसके अलावा आपको जब डीआई में आते हैं तो यही जो आपने 4-5 चैप्टर्स पढ़े हैं इन्हीं का सब एक साथ करके डीआई में पूछा जाते हैं, क्योंकि डीआई के एक ही क्वेश्चन में 3-3, 4-4 कॉन्सेप्ट लगते हैं, वहां पे प्रपोर्शन भी लग रहा है, रेशियो लग रहा है, परसेंटेज लग रहा है। तो आप अगर मैथ कंप्लीट कर पा रहे हैं तो डीआई, डीआई में आप हर तरीके का क्वेश्चन जो होते हैं, पाई चार्ट, डायग्राम, टेबल, ये सब पढ़ के एक बार जाइए। तो इससे क्या होता है कि आपको कोई आंसर पता लगते हैं। होता यह है कि आपको ये देखने को मिलता है कि उनका एक हार्ड एंड फास्ट पैटर्न होता है। जैसे अगर टेबल फॉर्मेट आ जाए तो हमें ये पक्का हो जाता है कि हमें इन सबका टोटल अमाउंट को निकालना ही होता है जो भी हमें डेटा गिवन है। तो इसके बाद ही आप सॉल्व करिए। तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें एनवायरमेंट सेक्शन की, ये बहुत ही डायनेमिक सेक्शन दिखाई पड़ता है हमें। और क्योंकि ये है, क्योंकि एनवायरमेंट, अगर मैं बात करूं एकेडमिक्स में, इवन हायर एकेडमिक्स में, ये भी रिसेंटली एडिशन है, बहुत ज्यादा साल नहीं हुए कि ये 50 साल से कंटिन्यू चल के आ रहा है। तो इसका इस सब्जेक्ट का जो भी कंटेंट बनता है वो करंट अफेयर्स बेस्ड ज्यादा चीजें बनती है, जो पास्ट में हैपनिंग्स हो चुकी है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट जो करंट हैपनिंग्स, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हमें उनको भी ट्रैक करके रखना होता है। उसके लिए आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ लो, या फिर उसके लिए एक मैं पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं। आईएएस के लिए बहुत सारे एडिटोरियल डिस्कशंस होते हैं, आप वो भले मत देखो, बट प्रीलिम्स बूस्टर करके डिस्कशंस बहुत सारे चैनल चलाते हैं, तो 10-12 मिनट का एक होता है। तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट न्यूज मिल जाएंगी, इसमें कि आपका जो हायर एजुकेशन वाला सेक्शन है, कोई अगर इंस्टीट्यूशन नया बन रहा है, कोई एकेडमी न्यू बन रही है, तो इनके बारे में भी आपको जानकारी हो जाती है, और आपके जिससे कि एनवायरमेंट का करंट भी हो जाता है। ये बहुत यूनिक वे है आपको अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए जो डायनेमिक सेक्शन है उसका। तो अब जनरली अगर हम बात करते हैं, कोई अगर और ही टॉपिक आपका जो शेष रह जाते हैं, तो जस्ट इट इज ऑल अबाउट कि आप थोड़ा सा उनको देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं आप, और अपना कंटेंट अपना बुक का देखो कि आपके बुक में जो चीजें गिवन है, एक तो वो, और दूसरा साथ में ये भी कि कई बार बुक होता है काफी बल्कि होता है, तो आप क्या करते हैं कि मेन हेडिंग्स तो पढ़ लेते हैं लेकिन हम अदर हेडिंग छोड़ देते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग, इंडियन रीजनिंग की बात करते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा उससे बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट किया है, तो ये जनरली उसको मतलब इग्नोर करके चलते हैं, उन्हें लगता है कि हमें आएगा नहीं। बट अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप उनका हिंदी का टर्मिनोलॉजी कायदे से समझेंगे, तो वो एक्चुअली में संस्कृत से ड्रिवन वर्ड्स हैं, और उनका अगर आप लिटरली वर्ड समझ के जाएंगे तो इजीली हो जाती है। मैंने सिर्फ 1 या 2 बार ही उसको पढ़ा था, बकाया मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही अपना जो कॉन्सेप्ट था और क्लियर किया था। और उससे बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते। एक तो जो अपोजिशन जो स्क्वायर वाला पूछते हैं, वो भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको कॉन्सेप्ट है जो समझ में ना आए, वो उसको आप एक बार पढ़ो, 2 बार 3 बार, उसके बाद आप प्रैक्टिस हाथ से लिख कर उसको करोगे तो इट विल मोर हेल्पफुल। ठीक है, बहुत बढ़िया। शिवम, आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में हर डायमेंशन को कवर करने की कोशिश की और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अगर कोई बच्चा पेपर वन की तैयारी करता है, उसका यदि टीचिंग, रिसर्च, डीआई, कॉम्प्रिहेंशन या फिर इन्वायरमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट ऐसा होता है जो
करंट अफेयर्स के साथ रिलेटेड होता है। अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और साथ ही आप लेटेस्ट जो क्वेश्चन पेपर्स हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, अगर आप उन्हीं को प्रैक्टिस करके चलते हैं तो आपका पेपर वन अच्छे से हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी अप्रोच हो सकती है। तो ऐसे ही आप पेपर टू हिस्ट्री को लेकर कैसे तैयार किया था आपने, किस तरह से प्रिपरेशन की थी, क्या आपने उसके लिए कोचिंग भी की थी? लेकिन उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाहूंगा, पेपर वन से रिगार्डिंग है। जैसे आपने शुरू जी। शुरू में बताया कि आपके टोटल 98 क्वेश्चन ठीक हुए थे, तो आप हमारे स्टूडेंट को बताइएगा कि आपके पेपर वन में कितने क्वेश्चन ठीक थे और पेपर टू में कितने ठीक थे। सर पेपर वन में आई गॉट 34 मार्क्स एंड इन पेपर सेकंड आई गॉट 64 मार्क्स। ओके, पेपर वन में 34 मार्क्स से बहुत बढ़िया स्कोर था आपका। और 64 मार्क्स आपके तो हिस्ट्री में काफी अच्छे थे, इसीलिए आपका जो ऑल इंडिया रैंक 36 बना है। तो आप हमें अभी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा कि हिस्ट्री के लिए आपने क्या कोचिंग ली थी या फिर सेल्फ स्टडी से ही प्रिपरेशन की थी। ओके, तो स्टार्ट मैं करता हूँ बुक लिस्ट से जनरली। और तो बुक लिस्ट तो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट जानता है, और एक स्टूडेंट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बहुत सारी बुक जानता है। तो मेरा पहला सजेशन है कि जब भी आप चूज कर रहे हैं बुक, आप अपना बैकग्राउंड और आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके बेसिस पे चूज करिए। और आपको किस तरीके का पढ़ना समझ में आता है, यानी कि जो हर बुक का स्ट्रक्चर जो लिखना होता है, उनका जिस तरीके से उन्होंने उसको डिजाइन किया हुआ है, सबका डिफरेंट है। आप एक या दो बुक में चूज कर लो कि ये मेरे हिसाब से बेटर है, एंड गो फॉर दैट, क्योंकि ऑलमोस्ट मटेरियल एंड कंटेंट है वो सब में सेम है। 100 क्वेश्चन किसी भी बुक से आ नहीं सकता है, वो आपका अपना पर्सनालिटी नॉलेज स्किल्स काफी चीजों पर डिपेंड करता है। तो बुक में आप बुक चूज करने में बहुत ज्यादा समय लगाने का कोई मतलब निकलता नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल पावरिंग बुक है। बट मैंने जो क्योंकि रिफर किया जो एंशिएंट इंडिया के लिए, वो मेरा बुक लिस्ट था उपिंदर सिंह का। भूपेंद्र तो सिंह। वो उसका रीजन मेरा ये था कि मैंने यूपीएससी में भी उसको पढ़ा था ऐसा नॉर्मल के तौर पे, इस वजह से मुझे लगा कि एक दो बार मैं इससे फेमिलियर हूँ तो इसी को मुझे पढ़ना चाहिए। बट जब मैंने उपिंदर सिंह को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जो फैक्ट यूपीएससी पूछते हैं वो नेट से आ रहा है, उस तरीके का चीजों को नहीं पूछते हैं। उन्हें चाहिए फैक्ट, और बहुत प्योर फैक्ट पूछते हैं वो। तो मुझे चाहिए था एक ऐसा बुक जो आपको फैक्ट प्रोवाइड करवा सके, तो उसके लिए मैंने गाइड का सहारा लिया, वो था आर कॉम्पिटिशन टाइम। और जनरली वो एक इस तरीके का है कि उसमें बहुत सारे आपको फैक्ट्स मिल जाते हैं। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, अगर आप उसके साथ में सब्सटेंशिएट करके चलेंगे तो आपका फैक्ट का पोर्शन बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। ओके। बट कमिंग टू, अब ये तो फैक्ट की बात हो गई है। अब जनरली बात है कॉन्सेप्ट की, हम कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए जो भी आप स्टैंडर्ड बुक से उसको आप पढ़िए। और जनरली आप थोड़ा जब भी क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो आप थिंकिंग या थॉट प्रोसेस अपना डेवलप करने की कोशिश करिए कि अगर हिस्ट्री के अंदर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा होगा। इसके अलावा जब मैंने स्टोनेज वगैरह का चैप्टर उसके अंदर देखता हूँ मैं लेसन, तो वो बुक बहुत डिफरेंट मैनर में लिखी गई है। तो हमें बहुत चूजी और सिलेक्टिव होना होता है कि हमें उसको अप्रोच कैसे करना है। डिफरेंट एग्जाम्स के लिए उसका अप्रोच डिफरेंट होता है। उसी सिंगुलर बुक है बट उसका अप्रोच डिफरेंट होता है। तो मैंने ये देखा कि जैसे बहुत सारी बुक्स हैं, तो उसमें जो भी साइट्स हैं, जो आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, वहां पे क्या क्या फाइंडिंग्स हुई हैं, उसका एक्सकवेटर कौन है, उसका डिस्कवरर कौन है, या फिर उसके रिलेटेड कुछ अदर इंफॉर्मेशन है, तो बहुत सारी बुक्स में उसको टेबल फॉर्मुलेट में करके लिखा गया है, या फिर उसको हार्ड जो हेडिंग्स होती है डार्क हेडिंग्स में लिखा गया है, जिससे कि क्लियर कट चीजें समझ में आ जाए। बट उपेंद्र सिंह के साथ ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने प्लेन लिखा हुआ है। ग्राफिक्स का बहुत अच्छा यूज किया उन्होंने। तो मैंने क्या किया, मैंने मैप लिया, और मैप लेके मैंने बस हर जगह पर जो जो साइट थी वहीं पे लोकेट करके, और बहुत ही छोटे छोटे लेटर्स में जो इन्फॉर्मेशन से उस साइट से रिलेटेड है मैंने उसको वहीं पर नोट कर दिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि शिवम की जो प्राचीन काल को लेकर अप्रोच थी वो काफी डिफरेंट थी बाकी स्टूडेंट से। तो आप जरूर इसको ध्यान से नोट कीजिएगा कि इन्होंने किस तरह से मैप का यूज किया, किस तरह से जो प्राचीन काल में जितनी भी साइट्स होती हैं, चाहे पाषाण काल की हो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की हो, सारी साइट्स को किस तरह से इन्होंने एक फ्रेम में ला करके रखा ताकि वो अच्छे से उसका रिवाइज कर सके, उसको रिवीजन कर सकें। तो आगे कंटिन्यू करते हैं शिवम। जी सर। तो अगर आप 1 मिनट मुझे परमिट देंगे तो आई कैन शो दिस कि मैंने किस तरीके से उसे प्रिपेयर किया था। डेफिनेटली, श्योर श्योर, शो कीजिए जरूर। ओके। तो सर आप ये इस तरीके से मैंने क्या किया हुआ था, अब ये थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है बट मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो ये जो साइट दिख रहा है ये उपेंद्र सिंह का मैप फॉर्मेट ही है। मैंने इसको उनका जो साइट मेंशन था वहीं पर उसके छोटे छोटे लेटर से उन चीजों को मेंशन कर दिया है। इसके अलावा मैंने रफ वर्क भी किया इसके लिए। और इस तरीके से आप अगर मैपिंग देखेंगे कि ये मेरा रफ वर्क रहता था इस तरीके की, कि मुझे पर्टिकुलर
जो साइट है किस रीजन में है, अपना जो भी जो साइट का सेक्शन है वो मैंने पर्टिकुलरली इसी तरीके से कंप्लीट अपना किया हुआ था। और मैंने कुछ, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो मैं अपना हैंड नोट भी कुछ बना के रख लेता था, जिससे वो चीजें इजिली हो जाती थी। तो क्रोनोलॉजी इस हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम क्रोनोलॉजी के आधार पर तैयारी करते हैं तो हमारी तैयारी उतनी आसान हो जाती है। हम वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं, उसमें सभी वेद के बारे में क्वेश्चन आते हैं। प्राचीन जितनी भी साइट्स हैं, जितनी आर्कोलॉजिकल सर्वे में मिली हुई चीज़ें हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। जो राइटर्स हैं हमारे, जिन्होंने प्राचीन काल के बारे में हमें डेफिनेशंस दी हैं, जिन्होंने प्राचीन काल की एक्सकवेशंस की हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। उन सबको कैसे आपने तैयार किया? ओके। तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि जब वैदिक एज को हम देखते हैं तो एक बहुत ही हॉट और डिबेटेड टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो भी एक्सकवेशन हुई है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। मतलब अभी बहुत सारा गैप्स है, क्योंकि जो वैदिक काल का अगर हम देखते हैं तो हमें आर्कोलॉजिकल जो रिमेन्स हैं, जो आर्टिफैक्ट्स हैं, वो बहुत ही कम है। जबकि लिटरेचर पे हम पूरा लाई करते हैं। और ऐसा हिस्टोरियन या फिर ऐसा हिस्ट्री स्टूडेंट, हमें ये पता है कि जब तक हम लिटरेचर के जो सोर्सेस हैं और जब तक जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हैं, जब तक हम उनसे कोलैबोरेटेड नहीं कर लेते हैं, तो तब तक हम उनको बहुत ज्यादा वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमने देखा है कि इस टॉपिक पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने डिफरेंट जैसे व्यूज दिए हैं। तो इस वजह से कि एक तो इम्पोर्टेंट हमें ये हो जाता है कि जैसे कि बीबी लाल का एग्जीकवेशन हस्तिनापुर के रीजन में है, और उनको रिसेंट मतलब 1-2 साल पहले उनको अवार्ड ऑनर भी हुआ था। तो इस वजह से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब वो अच्छा पर्सनालिटीज में और उनका जो वर्क है वो पूछा ही जाएगा। तो साथ में ये जो करंट हैपनिंग्स होती रहती हैं कि कोई हिस्टोरियंस है, अगर किसी भी तरीके से वो चर्चा में आए हैं, तो उनका जो भी वर्क है आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाइएगा। जैसे जब राखी गढ़ी का जो जो साइट का रिजल्ट जब ओपन हुआ था, पब्लिश हुआ था, तो उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछेगा, इवन यूजीसी नेट में भी। अब जब बात करते हैं हम वेदों की और टेक्स्ट की, तो सर इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने एक चार्ट फॉर्मेट में अपना डेवलप कर लिया था। मैंने चार्ट ही बना लिया था और उनको कंटिन्यू रिवीजन होता था। इसके अलावा अब ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कोई कोट्स दे देते हैं वो, और ये पूछा जाता है कि ये बताइए किस वेद का या फिर किस स्क्रिप्चर का है। तो इन चीजों पे भी हमें फोकस बना के रखना होता है। इसके लिए सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज है कि बहुत सारी बुक्स में कुछ कोट्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दे दिए गए हैं, कि कोई भी तो ये बता देता है कि इस पर्टिकुलर टेक्सचर से रिलेटेड है, बट बल्कि दूसरी बुक में आप देखोगे तो आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। तो यहाँ पर ऑथेंटिक बुक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं बहुत ऑथेंटिक होनी चाहिए। अब जब हम आते हैं कि अच्छा, जब जैसे कि आपने बात करी थी कि जैसे क्रोनोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जब आयरन एज के अंदर हम एंटर कर रहे होते हैं और महाजनपद का इमरजेंस हो रहा होता है, तो हमें जो चेंजेस आ रहे हैं कि अब तक भाई आयरन से आने वाले क्या चेंजेस हैं। जैसे सर आपने मेंशन किया कि डिफरेंट राइटर्स का है, जनरली हम ये पढ़ते हैं कि मगध का जो राइस हुआ है उसमें एक बड़ा रीजन है किस चीज का, आयरन ओर का, कि उनका एक्सेस हो गया था साउदर्न बिहार और छोटा नागपुर प्लेट्यू की आयरन माइंस से। लेकिन अब डीडी कौशाम्बी ने तो यहाँ तक भी लिख दिया कि उनका तो मोनोपोली एस्टेब्लिश हो गया था। लेकिन जब आप उपेंद्र सिंह पढ़ते तो उपेंद्र सिंह उनके इस व्यू को मतलब थोड़ा सा कॉर्नर करते हुए लिखती है कि जो उनका जो मोनोपोली है वो तब नहीं हो गया था, उस टाइम नहीं हुआ था, ये तो बहुत बाद में आके हुआ। तो ये कहना कि उनका आयरन ओर के पास एक्सेस बहुत ज्यादा था, इस वजह से बहुत ज्यादा फ्लरस हो गए, ये बहुत हद तक सब्सटेंशिएट आपका व्यू नहीं हो सकता। तो जब आप इस तरीके से चीजों को पढ़ते हैं कि एक राइटर ने क्या कहा है और सामने दूसरा स्टूडेंट उसको किस तरीके से रिफ्यूट कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, तो यहीं से चीजें बनने लग जाती हैं। अब हो सकता है कि क्वेश्चन कल के दिन ये बन जाए कि ऐसा कौन सा हिस्टोरियन है जिसने ये बोला है कि आयरन ओर का मोनोपोली हो गया था मगध का। तो ड्यूडी कौशाम्बी है। जिस तरीके से पूछा जाता है कई बार कि ऐसा वो कौन सा हिस्टोरियन है जो ये मानते हैं कि हड़प्पन का डिक्लाइन लार्ज वर्ग के डिक्लाइन के साथ में हो गया था। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं। हड़प्पन के बाद जब हम मॉडर्न्स को पढ़ते हैं तो वहां पे एक तो वहां पे जो ग्रीक अकाउंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ में मेगास्थनीज के अलावा जो भी स्ट्रेबो रहे हैं, इवन जस्टिन रहा है, उनके साथ में के अकाउंट, और जो इंडियंस कंटेम्परेरी सोर्सेस हमें मिलते हैं उनमें कोराबोरेशन क्या है और उनमें डिफरेंसेस क्या है, ये जरूरी हो जाता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र को भी हमें उस हिसाब से मतलब हिस्ट्री की पैरामीटर्स पे जज करके देखना होता है कि क्या ये रिसोर्सेज कोराबोरेट कर भी पा रहे हैं या फिर नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो जनरली डिफरेंसेस आपको मिलते हैं उनको जरूर आप माइंड में रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस वो डिफरेंसेस से बनाते हैं कि क्या अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग ये था तो उसको मेगास्नीज ने उसको सपोर्ट किया भी है या फिर नहीं किया, तो क्या डिफरेंस है उन दोनों के में। सेम यही बात जो भी ट्रेवलर्स आए हैं, अब जब ट्रेवलर्स आते हैं तो एनसीईआरटी में चीज ओपनली गिवन उन्होंने दी है कि ट्रेवलर्स जब आएंगे तो वो डेली की चीजें ऐसी मेंशन नहीं करेंगे जो उनके देश में भी उन्हें देखने को मिलती हैं।
जो डिफरेंस होता है, कुछ अदर एक्टिविटीज हैं जो यूनिक है, जो उनके कंट्री में नहीं होता लेकिन इंडिया में होता है, उन्होंने उन्हीं को मेंशन किया हुआ है। तो वो सारी एक्टिविटीज, जैसे कि नारियल का फल उन्होंने पहली बार देख रहे हैं, या फिर जो भी जो मूर्ति पूजा हो रही है, इतना बड़ा समारोह होता था जिस तरीके से हर्षवर्धन के टाइम पे ये सब चीजें हुई हैं, तो उन चीजों को उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो उनके अकाउंट्स बहुत ज्यादा पढ़िए। और अकाउंट्स में मैं ये कहता हूँ, जब भी आप अकाउंट्स पढ़ते हैं तो जो पैराग्राफ होते हैं उसमें एनसीईआरटी का रोल हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरीके से बहुत सारे पैराग्राफ दिए हैं, तो वहां से एक अच्छा खासा आपको कंटेंट मिल जाता है। इस मगध में को के बाद जब आप मौर्यंस को पढ़ते हैं, इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अशोक का जो धम्म था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके साथ में उसके इंस्क्रिप्शन। तो अगेन मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी में उसकी मैपिंग गिवन है इंस्क्रिप्शन की। तो सबसे साउथ का पिलर इंस्क्रिप्शन कौन सा था, या फिर सबसे साउथ का स्तूप कौन सा था, ये सब चीजें आप दिमाग में रख के जाइए। और किसको किस इंस्क्रिप्शन पे क्या इंस्क्राइब्ड है, ये अगर आप मैप से समझेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे लुम्बिनी का रीजन है, या फिर रुमेनदेही का रीजन है, तो आप देखेंगे वो गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस के सराउंडिंग रीजन रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ से रिलेटेड रहे। इसी वजह से फ्रीक्वेंट हमें विजिट देखने को मिलता है अशोक का, कभी 10th ईयर में, कभी 20th ईयर में। तो ये उसके इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड सेंटर्स को भी आप मार्क करके रखिए, क्योंकि वहां से यूजीसी ने क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे कि पैठन प्रतिष्ठानपुर और जो सगर है, उसको कई बार वो पूछ चुके हैं, क्योंकि वो सदर्न रूट का दक्कन के लिए इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते थे। इवन जब हम बात करते हैं गुप्ता की, तो गुप्ता में अगेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें गुप्ता स्टेज में जो फेस करनी होती है, वो एक तो टाइटल्स की करनी होती है, कि टाइटल्स उनके बहुत ज्यादा आपको सेम मिलते रहे होते हैं, और टाइप्स ऑफ पॉइंट्स उन्होंने जो स्टार्ट किए थे। तो ये दो इश्यूज बहुत ज्यादा आपको गुप्ता और कुषाण के टाइम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां से अपना पर्टिकुलर माइंडसेट कर लिया है कि इनको कॉइन्स से और इनका जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, वहां से इन चीजों को वो पूछ रहे होते हैं। तो जब भी आप टाइटल से, मैं ये कहता हूँ कि आप एक पेजेस लो, जैसे जैसे आप डायनेस्टीज को पढ़ते जाओ, तो उनके टाइटल्स आप सेपरेट पेज में ही नोट कर लो, और उनको मल्टीपल बार रिवाइज करो, क्योंकि उनमें बहुत बारीक अंतर होता है। वो बारीक अंतर आप जब एक एक नजर में पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आता है। अगर आप पेजेस पलटते जा रहे हैं और आप माइंड करते जा रहे हैं, तो आपको चीजें फाइनली वो याद होने वाली नहीं है। जैसे उत्तर वैदिक काल का समय चल रहा होता है ना, उस समय जो बुद्धिज्म, जैनिज्म और अजीवक संप्रदाय का उदय हो जाता है, उनसे संबंधित यूजीसी हर बार क्वेश्चंस पूछता है। और यूजीसी का जो पर्सपेक्टिव है क्वेश्चंस बनाने का, उसको किस तरह से आपने आइडेंटिफाई किया था? किस तरह से सोचा था कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने पढ़ते समय ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ये चीज़ें मैंने नहीं पढ़नी है? सर जनरली जब श्रमण मूवमेंट्स की हम बात करते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म या फिर जो अदर मूवमेंट जो रहे हैं उनका विंग, तो जनरली मैंने उसमें तीन चार चीजों को ऑब्जर्व किया। एक तो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन को बहुत ज्यादा वहां से पूछते हैं। क्रोनोलॉजी सेंस ये है कि जो सभाएं हुई थी, जो मीटिंग्स उनकी काउंसिल्स हुई थी, एक तो उनको टारगेट करते हैं। इसके अलावा उनका कौन सा चेयरमैन था, या इवन कौन सा टेक्स्ट कब कंपाइल किया गया था, किस उसमें, ये मैचिंग के फॉर्मेट भी दे देते हैं कभी कभार, और उसको कभी कभी क्रोनोलॉजी के फॉर्म में। तो एक तो मैंने इन चीजों पे विशेष ध्यान रखा कि जब भी मैं पढ़ता था, तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन ही आता था कि अगर इनका क्रोनोलॉजी पूछेगा तो हमें किस तरीके से उनको आंसर करने हैं। उसके लिए कुछ आप निमोनिक्स का भी यूज कर सकते हैं, या फिर फ्रीक्वेंट आप रिवीजन जा सकते हैं, आपको जैसा कंफर्ट लग रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट, स्क्रिप्चर्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सर। और जनरली मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि स्टार्टिंग में तो वो बहुत मतलब पॉपुलर स्क्रिप्चर्स पूछते थे, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने पूछना स्टार्ट किया तो हम लोग सब उससे बहुत ज्यादा अवेयर हो गए। बट अब वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि स्क्रिप्चर्स ऐसे पूछते हैं जो बुक में बहुत रेयरली मिलते हैं आपको, या बहुत ही आपको अगर करीब से पढ़ेंगे तो आप तो, जैसे मैंने एक बुक, जैसे मेरा जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो स्क्रिप्चर्स एक उन्होंने कहा था कि आप ये बताइए कि जैनिज्म का कौन सा स्क्रिप्चर्स नहीं है ये। अब इतना थोड़ा अगर आपने पढ़ा है तो हमें ये पता है कि जैनिज्म में सूत्र जब भी वर्ड ऐड होता है, सूत्र और चरित्र, तो वहां पे जैनिज्म का इंपॉर्टेंस है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि ये दो तो है। अब मेरे पास ऑप्शन ए और डी के साथ में था, तो उस हिसाब से मैंने उसको टिक किया, फाइनली वो सही भी हो गया। तो आपको एक सेंस ऑफ जो ह्यूमर होता है, वो भी एलिमिनेशन टेक्निक्स होता है, वो डेवलप करना होता है। क्योंकि एग्जाम में आप सब कुछ पढ़ के और याद रहे, रिटेंशन रहे आपको, ये सब पॉसिबल है नहीं है। तो आप ये देखते जाइए, क्योंकि हर किसी सब्जेक्ट का, हर किसी टॉपिक का एक अपना एसेंस है, सोल है, उसको आपको पकड़ना होता है, और वो तब आता है जब आप उसको कंटिन्यू पढ़ते हैं, काफी पढ़ चुके होते हैं। तो इस तरीके से चीजें करी। लेकिन जनरली ये चीजें यहाँ खत्म नहीं हो जाती। आप हम देखते हैं कि जैसे ही 300 सी के बाद हम क्रॉस होते हैं, क्योंकि 600 बीसीई से और 300 बीसीई तक तो ये आसानी के साथ हर हम सब पढ़ते ही है कि बुद्ध समय, जैनिज्म है। बट उसके बाद हम उनसे कॉन्टेक्ट तोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि
रियल पिक्चर उनका जो फ्लरिशमेंट है, इवन उन्होंने लाइफ के वेरियस डोमेन्स को जैनिज्म और बुद्धिज्म ने 300 BCE के बाद ही एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, और ये चला है 600 CE तक, यानी कि गुप्तन पीरियड तक। गुप्ता पीरियड। लेकिन जब गुप्तास आ गए हैं उस टाइम पे, तब उनका थोड़ा डिक्लाइन स्टार्ट हो गया और फाइनली वो फेड अवे हो गए। अब लेकिन ये हमें देखना होता है कि यहाँ पर जो वेरियस अदर ट्रेडिशंस थे, जैसे एक और तो पुराने ट्रेडिशंस का भी एक्सप्लोरेशन चल रहा था, मतलब वो बहुत ज्यादा ग्राउंड गेन कर रहे थे। पुराने जो थे वो वैदिक से कैसे अलग थे, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा जो पुराने ट्रेडिशंस था, जो ये पुराने जो हम रिलीजन कह सकते हैं, उसने नंबर ऑफ जो कास्ट थी वो कैसे बढ़ गई। क्या आप ये कह सकते हैं कि ब्राह्मणिज्म का जो डोमिनेंस था, वो पुराने ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को और कैसे एक्सपांड किया हुआ है। तो एक चीज हमें ये भी देखनी होती है। इसके अलावा हमें ये देखना होता है कि जो बुद्धिज्म है या फिर जैनिज्म है, उन्होंने जो पुराने ट्रेडिशन थे उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट्स अपने आप को में लिए, एसिमुलेट किए, या फिर क्या इन्होंने भी कुछ अदर चीजों को इम्पैक्ट किया है। जैसे हम बात करते हैं आर्ट और आर्किटेक्चर की, तो जब भी हम बुद्धिज्म का आर्किटेक्चर देखते हैं तो उसमें हमें जो सलाभंजिका का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा मिल जाता है इजिली। उसको बुद्धिज्म से रिलेट करके देखा जाता है और उसको जो वैदिक रिलीजन है उससे भी देखा जाता है। इसके अलावा जो एलिफेंट का मोटिव है, इवन गजलक्ष्मी का जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदुइज्म में पूजा जाता है, और उसको गजलक्ष्मी को बुद्धिज्म के अंदर उसको माया के फॉर्म में डिपिक्ट किया जा गया है। तो ये एलिमेंट्स को भी आप देखते रहिए। और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट सिटीज की, कोई सिटीज का डेक्लाइन हो रहा है, किसी सिटीज का राइज हो रहा है। अगर आपने ये टर्म को पढ़ के आए हैं, तभी आपको 600 CE के बाद जो डेक्लाइन फेज या जो डार्क एज हम कहते हैं, जिसपे बहुत डिबेट है, जिसको आप फ्यूडलिज्म का एज भी बोल रहे हो, राइज ऑफ स्मॉलर किंगडम्स बोल रहे हो, आप ये कह रहे हैं कि जैसे रोमिला थापर कह रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रेड है वो डिक्लाइन हो रहा था और सिटीज ऑलमोस्ट डेजर्ट हो रहे थे। तो इस पे बहुत ज्यादा डिबेट रही है और अब भी है। तो ये कई लोग मानते हैं कि ये काली एज आ गया था, इस वजह से ऐसा है, इवन क्योंकि हिस्टोरियंस ने पुराने का जो रेफरेंस है वो दिया है। तो ये एक डिबेटेड टॉपिक बन जाता है। इसी के साथ में अराउंड हम देखते हैं इमरजेंस होता है टेम्पल सिटीज के साउथ के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं टेम्पल अर्बन मूवमेंट कह सकते हैं, क्योंकि टेम्पल के आसपास सिटीज डेवलप हुई, जैसे कि मदुरई बहुत ज्यादा फेमस है आज के टाइम पे। इस तरीके की चीजों को हमें देखना होता है। इसके साथ ही हम देखते हैं फ्यूडलिज्म का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और ये फ्यूडलिज्म यूरोप के फ्यूडलिज्म से कैसे डिफरेंट था। क्योंकि अगर आपने फ्यूडलिज्म को नहीं समझा, तो जब ब्रिटिश अपनी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज लाएंगे तो फिर आप उसका रियल एसेंस नहीं समझ पाएंगे कि क्या बेनिफिट था, और फिर उनके लिए क्या प्रॉफिट था या फिर क्या लॉसेस हो रहे थे इंडियन मासेस को। तो मैं ये समझता हूँ ये भी चीजें जरूरी है। यानी कि आप जो डार्क एज है उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो हम पढ़ते ही हैं कि राजपूतों का राइस है, ट्रिपाटाइट स्ट्रगल है, लेकिन साथ में वो बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है सोशल एंड जो कल्चरल एस्पेक्ट्स है, उसको जरूर हमें पढ़ना है, और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी साथ में लेकर चलना है। ओके शिव, आपसे मैं यहाँ पर एक और चीज पूछना चाहता हूँ। जैसे मौर्यन पीरियड के बाद गुप्ता पीरियड का राइज होता है, उसके साथ साथ जी पैरेलली जितने भी साउथ में जो किंगडम है, जैसे चौल, चेरे, पांडे, और उनकी स्थापत्य कला से क्वेश्चंस आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस आते हैं, उनकी मंदिर शैली, नृत्य शैली, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार यूजीसी ने पूछे हैं। और साथ ही साथ उनका जो उस समय जो संगम साहित्य था, वो उससे पहले की एग्जिस्टेंस है, उससे भी यूजीसी क्वेश्चन पूछता है। तो आपने उन सारी डिमेंशंस को कैसे कवर किया, किस तरह से उसकी प्रिपरेशन की थी? तो जब सबसे पहले संगम एज की बात करें, तो जिस तरीके से आजकल एक्सकवेशन हो रहे हैं, न्यू प्लेसेस पे हो रही हैं, तो एक तो जैसे खिजाड़ी का एक्सकवेशन हुआ है, तो एक तो टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो किस, उसका टाइम फ्रेम क्या है। जैसे मेगालिथ का टाइम फ्रेम, अब तक ये माना जाता था कि जो तमिलियन सिविलाइजेशन है वो 300 CE के अराउंड होगी कहीं, लेकिन जब से खिजाड़ी के न्यू एक्सकवेशन हुए अब वो मानने लग गए हैं कि ये ऑलमोस्ट 500 CE तक तो जाता है, मतलब BCE तक जो अभी पहले था। अभी तो उसकी एक जो डेट चेंज नोशन हो तब गई तक है। ये था कि, जी, तो अब तक एक जो नोशन था कि गंगा वैली के, गंगा यमुना दोआब में जो इमरजेंस हो रहा था सिटीज का, यानी कि महाजनपद का, तो उस समय डिजर्ट मतलब ऑलमोस्ट डिजर्टेड सिटीज थी, कोई कुछ था ही नहीं साउथ में। तो अब तो एक नोशन की चेंज हो गया है, तो ये न्यू डायमेंशन से ऐड हुआ है। तो हमें इन चीजों को भी थोड़ा नजर बना के रखनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं संगम का। अब जनरली हम ये देखते हैं कि चाहे हमारा पार्लियामेंट हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, वो इस तरीके की चीजों को इन्वोक करते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी बात होती रहती है संगम टेक्स्ट के बारे में। और क्योंकि आप संगम टेक्स्ट को जब देखते हैं तो वो एक जो डिबेट चल रही है हिंदी वर्सेस तमिल का, इस वजह से भी ये हॉट टॉपिक होता है, तो हमें इस पर नजर बना के रखनी है। अब बात करते हैं कि हमें इसे एक्चुअली में उससे रिमेम्बर कैसे करना है या फिर किन एस्पेक्ट को याद रखना है। तो जब भी देखते हैं तो तमिल का एक तो जो उनकी जो
मीटिंग्स हुई हैं, जो काउंसिल्स हुई हैं, एक तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो इजिली उसमें याद करने जैसी कुछ नहीं है। लेकिन उनका जब वो टेक्स्ट आता है तो वो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, जैसे अहिना नूरूरू या फिर पुरूना नूरूरू, तो इसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैंने सर इनको क्या किया था, इनको मैंने एक टेबल मतलब एक चार्ट फॉर्मेट में इनको ड्राइव किया हुआ था। इसके बाद मैं गया था विकीपीडिया पे, तो मैंने विकीपीडिया पे उनको देखा था, लेकिन उससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे थे कि कौन कौन सा वो टेक्स्ट ज्यादा पूछ रहे हैं। तो मैंने उसी हिसाब से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जैसे जैसे परिपादकल है तो उसमें पिकॉक डांस के बारे में वो वर्णन कर रहे होते हैं, तो इस प्रकार से मैंने जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे वहीं पर नोट डाउन कर लिए। इसके अलावा हमें ये भी देखना होता है कि जो संगम का टेक्स्ट है कुछ तो नैरेटिव फॉर्म में है और कुछ उनका डायडेक्टिव फॉर्म है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। वो पति नेन केला कनक्कू मेला कनक्कू ये सब क्या है, जो 18 माइनर टेक्स्ट हैं, ये सब तरीके से चीजें आप एकदम कंपाइल करके रखिए अपना। होता ये कई बार कि बुक्स में उस तरीके से नहीं लिखा होता है, तो मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा चार्ट के साथ जाओ, कुछ डायग्राम्स बना लो जिससे कि चीजें आपको इजिली गैदर कर सकें। अब बात करते हैं जो फर्स्ट सेंचुरी सी के बाद से जो चीजें इवॉल्व हो रही थी साउथ के अंदर। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे पांड्यन किंगडम की बात कर सकते हैं, इवन हम बात कर सकते हैं जैसे चोल की। तो इस तरीके से जैसे महाबलीपुरम का जो आर्किटेक्चर है, तो इस तरीके की चीजों को उनका आर्ट एंड कल्चर पे फोकस रखना है, क्योंकि हम अगर देखेंगे उनका जो भी आर्ट एंड कल्चर है वो एक तरीके से पॉलिटी से ड्रिवन है, कि किसी रूलर ने किसी दूसरे के ऊपर अटैक किया, उनके कैपिटल को उन्होंने डेमोलिश कर दिया, तो उसकी याद में एक मंदिर को बना दिया, एक टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो गया। तो आर्ट एंड कल्चर के साथ में आप अगर ये मंदिर का निर्माण हुआ है तो उसका निर्माण क्यों किया गया आप ये पढ़िए। इसके अलावा कई बार ऐसे भी मंदिर का रेफरेंस है, जैसे हजार स्वामी टेम्पल विजयनगर एम्पायर, कि वो ओनली रॉयल्स के लिए अलाउड था। तो यहाँ से स्टेटमेंट बन जाता है कि हजार स्वामी, जैसे इस बार आया भी इसका स्टेटमेंट कि हजार स्वामी टेम्पल क्या ओनली रॉयल्स के साथ साथ मासेस के लिए भी अलाउड था वहां पे वर्शिप करना। तो ये चीजों को भी देखना होता है। इसके साथ में वहां पे जो जैसे कि केव आर्किटेक्चर रहा, उसको उसका डेवलपमेंट आप ट्रेस करिए कि केव स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। जैसे महाबलीपुरम के अंदर पहले रथ टेम्पल बनते हैं, पहले रथ बनते हैं, फिर जो मंडप बनते हैं, उसके बाद स्टैंड अलोन टेम्पल्स आते हैं। तो एक उनका कह सकते हैं सत्संग के टाइम पे वो चीजें धीरे 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 करके डेवलप होती गई। फिर कौन सा रथ सबसे छोटा है, कौन सा बड़ा है, इवन उनका थीम्स जो वॉल्स पे एनकार्विंग है, जो उनके चित्र बनाए गए हैं, जो उनको पे कारीगरी करी गई है, वो किसका थीम है, महाभारत का है कि रामायण का है, या फिर किस टेम्पल वॉल पर किसका एपिक का वो वहां पर उन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है। ये चीजें भी हमें पढ़ के जानी होती है। साथ में एक प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी होती है टूल के टाइम पे, वो बहुत ज्यादा ये है कि उनके टाइटल्स को लेकर, टाइटल्स को बहुत ज्यादा वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मैंने फिर से वही बात बोली थी कि आपको टाइटल्स, आपको एक नोट, एक अपना पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए टाइटल्स इसका क्या है, और उसको फ्रीक्वेंट रिवीजन आप 2 4 5 मिनट डेली करके ऐसा दे सकते हैं एग्जाम के 1 महीने पहले से, तो वो चीजें आसान हो जाती हैं। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं शिवम, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा मध्यकाल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मध्यकाल में क्वेश्चंस काफी आते हैं। क्योंकि मध्यकाल में जितने भी जहांगीर की पेंटिंग्स हैं, या फिर अकबर के काल की प्रशासनिक कार्रवाइयां हैं, या फिर शाहजहां के जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं, उनकी कला शैलियों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं भी, उन्होंने वो शैलियां कहाँ से अडॉप्ट की। इन सारे मुगल पीरियड को किस तरह से कवर किया जा सकता है, किस तरह से एक अच्छी अप्रोच डेवलप की जा सकती है? तो पॉलिटिकल डायमेंशन पर तो मैं देखता हूँ कि हर बुक में सेम चीजें हैं, कुछ नया करने को नहीं है, आपको रूलर्स याद करने हैं, बट उनका क्रोनोलॉजी भी याद करना है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सल्तनत पीरियड में अलाउद्दीन खलजी का, तो अलाउद्दीन खलजी का वेरियस डायमेंशन रहा है अपने आप को, जो एक्सपेरिमेंट उसने किए हैं, क्योंकि सम सॉर्ट ऑफ न्यू एक्सपेरिमेंट से इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। तो उस समय का बहुत प्लानिंग, क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत पड़ी होगी उनको। और आप एम्पायर कब कह सकते हैं किसी भी चीज को, जब आपके पास एक वेल एस्टेब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो, आपके जो सोशल पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हो वो बहुत ही बेडरॉक होने चाहिए, तभी आप किसी पर्टिकुलर टेरिटरी को आप एम्पायर कहते हैं। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं और उससे होने वाले जो भी रिpercussions हुए हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो रहे हैं और फिर नेगेटिव हो रहे हैं, तो उनको हमें कॉन्टेक्ट में रखना है। यहीं पर चीजें आती हैं कि जब जो भी वो रिफॉर्म्स ले रहे हैं, तो एक चीज हमेशा हमें याद रखनी होती है कि क्या वो रिफॉर्म सिर्फ कैपिटल सिटी पे हो रहे हैं या फिर उसके अराउंड, या फिर जितने भी सेंटर्स हैं, यानी कि जहाँ पे भी उनकी एम्पायर है वो सब वहां पे हो रहा है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी होती है। ये सेम हम याद कर सकते हैं जब हम उसको मॉरियंस को पढ़ते हैं, तब भी सेम चीजें हैं। जैसे अशोक ने ये बोल दिया था कि कुछ एनिमल्स का स्लॉटरिंग बंद हो जानी चाहिए, तो उस पर डिबेट है कि क्या ये सिर्फ जो आपका सिटी सेंटर था सिर्फ उसी पे रहा था या फिर पूरे एम्पायर में ऐसा हो गया। अब कमिंग आते हैं कि हम उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं।
यानी एक तो उनके ऑफिशियल्स का काम क्या रहा था, कि कौन से ऑफिशियल्स का क्या काम। ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड तब बन जाती हैं जब एक ही ऑफिशियल्स को 2 या 3 टास्क असाइन कर दिए जाते हैं, लेकिन एक सब्सिक्वेंट टाइम में। तो ये चीजें भी आप देखना कि किस ऑफिसर, किस एम्परर ने कौन सा नया ऑफिसर का जो पद है वो डेसिग्नेट कर दिया, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली उसके काम क्या थे। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप उन्हें कंटिन्यू अगर आप रिवाइज करेंगे तो चीजों को देखते जाएंगे। और यहाँ पे आपका मैचिंग बहुत ज्यादा पूछते हैं इस तरीके से बना के, कि ये डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली किस उसका रूलर का था या फिर एम्परर का था। कमिंग टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में ये है कि सर, अब तक जब आप हिंदू फॉर्म देख रहे हैं, जैसे गुप्ता के टाइम पे जो टेम्पल्स बन रहे हैं और फिर जो साउथ में बन रहे हैं, तो आप द्रविड़ और नागर शैली में तो अब तक आप डिफ्रेंशिएट करके आ ही रहे होंगे। लेकिन जैसे ही आप नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो इस्लामिक आर्किटेक्चर क्वाइट डिफरेंट है। जैसे लेंटल की जगह पर जो लिंटल होता है उसकी जगह पर जैसे वो आर्क का इस्तेमाल करने लग गए थे। इसके अलावा जो डूम बोलते हैं, और जिसका कि असल में वो अरेबिया से इन्फ्लुएंस नहीं था, वो असल में वहां पे जो इटली है ना, वहां से उन्होंने उसको बोरो किया। जब रेनेसा का एज हुआ, तो जैसे ब्रूनो लेस्की वगैरह थे, तो वो उन्होंने डूम जिस तरीके से बहुत ग्रांड और स्प्लेंडेड बनाए, तो उसका आर्किटेक्चर ये बाइजेंटाइन एम्पायर के साथ साथ में लोगों ने बोरो कर लिया, और उसके बाद ये सब जब सब यहाँ पर आए तो ये लेकर आए। अब सर जब भी कोई हम देखते हैं कि सल्तनेट को, तो इनका जो भी थ्योरीज रहा, इवन कोई भी एक्सपेक्ट रहा है इनका, वो उनका रिलीजन बेस्ड रहा है। चाहे हम इकोनॉमी की बात करें, तो जब भी हम उनके टैक्सेस की बात करते हैं, तो जजिया, वो उसका खम्स तो लूट का माल हो गया, जकात, उस्र, इस तरीके के खराज, इस तरीके के टैक्सेस हैं, क्योंकि ये आप देखेंगे मुस्लिम टैक्स में ये इंक्लूडेड है। तो उनका जो सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो रिलीजन प्रिंसिपल पे होता है। तो हम जब देखेंगे उनका पेंटिंग से आर्किटेक्चर, तो वो ये क्या कहते हैं कि भाई, जब वहां पे जो बुत हैं, आइडल्स को पूजना अलाउड नहीं है, वहां पे रिलीजन वो उनको सही नहीं मानते हैं, तो फिर वो जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको पूजना कैसे वो सही कर सकते हैं। इसी वजह से हमें कोई भी लिविंग क्रिएचर्स का पेंटिंग्स उनको देखने को नहीं मिलता है। वो अलग बात है कि जहांगीर ने उस तरीके के पोर्ट्रे को फिर बढ़ावा दिया, फिर वो चीजें आ गई। तो हमें ये दिखाता है उनका, वो अंत में ये दिखाता है कि धीरे धीरे जैसे सरकमस्टांसेस चेंज होते जा रहे थे, और उलेमास का जो कंट्रोल था एम्परर के ऊपर वो थोड़ा वीक पड़ रहा था, तो वो जिस तरीके से जो मुगल थे वो थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश अपने आप को कर रहे थे। हालांकि दूसरी तरफ वेरियस इंस्टांसेस ऐसे भी हैं जहां पर उन्होंने क्रैकडाउन किया है अदर कम्युनिटीज के ऊपर, तो वो एक हिस्ट्री का पैरेलल पार्ट है, वो हमें लेके चलना होता है। इसके अलावा जैसे 3D पेंटिंग, मुगल्स की पेंटिंग में क्या इम्पैक्ट रहा है यूरोपियंस का, ये चीज हमें देखनी होती है। ठीक है ना। इसके अलावा पर्शियन पेंटिंग्स का उनको क्या असर दिखता है, ये हमें देखना होता है। आप अपने आप को जब भी पढ़ रहे हैं, तो आप कोई भी पेंटिंग देख रहे हैं उनका, तो मैं ये कहता हूँ आप अपने आप को एनालाइज करिए कि मान लो आप उसी टाइम पे हैं, मुगल पीरियड में ही है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये किस साल का पेंटिंग है, और ये उस एम्परर का है, ये पहले का है या बाद में है। तो इस तरीके से अपने आप को रख कर देखेंगे तो चीजें आसान होती हैं। दूसरी बात ये है कि लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ का। लिटरेचर की भी 2 या 3 चीजें जो मैंने देखी हैं, पहली तो ये है कि उनका जो राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं उस टाइम पे वो है। और प्रॉब्लम्स हमें तब आने लगती हैं कि जब एक ही स्क्रिप्ट, उनका एक ही टेक्स्ट को 3 या 4 हिस्टोरियंस ने उनके टाइम पर लिखा होगा। तो एक प्रॉब्लम से हमें ये निकलना है। तो आप जैसे एक टेक्स्ट आपने लिखा, नोट किया है, तो उसमें 3 4 लोग किस किसने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, वो भी क्रोनोलॉजी फॉर्म में, तो आपको वो भी देख के चलना है। इन द सिमिलर वे, अब ये भी है कि कई बार अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं कि उन्होंने 4 ऑप्शन दे के रखे हैं और क्वेश्चन सेट कर रहे हैं कि आप ये बताइए कि औरंगजेब का जो हिस्ट्री है उसके 14th ईयर तक का हिस्ट्री किस टेक्स्ट में मिल रहा है, या अकबर का अकबरनामा, या फिर वो देखते हैं जहांगीरनामा, इस तरीके की चीजें भी हम देखने को मिल जाती हैं उस सेंस में। इसके अलावा बहुत सारी बार स्टेटमेंट बुक का और लैंग्वेज के साथ में पूछते हैं कि भाई, जैसे ये बुक है तो क्या ये इस लैंग्वेज में लिखी गई, टर्किश में लिखी गई, पर्शियन में लिखी गई, ये चीजें। अब लेकिन सर कुछ देखा जाए तो यहाँ पे जो रीजनल जो लिटरेचर रहा है, या फिर जो रीजनल पेंटिंग्स है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में रीजनल पेंटिंग्स लिटरेचर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे राजस्थानी स्टाइल की कुछ चीजें रही हैं, तो वो आप अगर उनको देखोगे अभी नहीं तो आने वाले टाइम पे भी आपको पढ़ना ही होता है। तो मैं समझता हूँ कि रीजनल, आप मुगल्स और इसका ये जो मेजर किंगडम्स है, इनके चक्कर में आप रीजनल को पूरा स्किप मत कर दीजिए। टाइम नहीं है तो एक आध बार आप जरूर पढ़ लो जो इंपॉर्टेंट है बुक्स, और ये आपको इंपॉर्टेंट पता चलता है जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं। शिवम, आपने काफी होलिस्टिक वे में पूरे पूरे जो मुगल सल्तनत पीरियड है उसके बारे में बताया कि किस तरह से एक अप्रोच डेवलप की जानी चाहिए। जैसे जैसे मुगल पीरियड डिक्लाइन हो रहा था, साथ साथ ही जो ब्रिटिशर थे या फिर पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, सभी धीरे धीरे करके अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे थे।
जैसे 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 ही औरंगजेब की डेथ होती है 1707 के बाद, तो उसके बाद उसके जितने भी उत्तराधिकारी हैं, सारे धीरे धीरे करके क्रम्बल होते जाते हैं। जितने भी औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे, उसके जो सक्सेसर थे, उनसे क्वेश्चंस आए हैं। और साथ ही यूजीसी ने उस समय के दौरान जितने भी राइटर्स आए हैं, चाहे वो विजयनगर एम्पायर की बात करते हो या फिर किसी और एम्पायर की बात करते हो, जैसे जो फॉरेनर राइटर्स हैं, फॉरेनर ट्रेवलर्स हैं, और जो उस समय के मुगल पीरियड के जो राइटर्स हैं, जो खास तौर पर उन्होंने लिटरेचर लिखा, उनसे यूजीसी ने क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आप इस पीरियड को किस तरह से, किस अप्रोच के साथ डेवलप करते थे, किस तरीके से आपने तैयार किया था? सर, जो औरंगजेब का डेथ है, मैं उसे ऐसे देखता था कि मेडिवल पीरियड का ऑलमोस्ट एंड हो रहा है और ये मॉडर्न का बिगिनिंग हो रहा है, क्योंकि उसकी डेथ ने बहुत सारी फ्लॉज क्रिएट कर दिए थे कंट्री साइड। प्रॉब्लम ये था कि एक तो आप ये देखते हैं कि इनके सक्सेसर्स को, उनके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, अब उनके सक्सेसर्स के अंदर भी आप कोर्ट्स को उनका देखेंगे तो वहां पे राइवलरी चल रही है आपस में। डिफरेंट तुरानी ग्रुप का डिफरेंट है, हिंदुस्तानी मुस्लिम से ग्रुप का अपना डिफरेंट चल रहा है। तो वो जो राइवलरी है, जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, वो इम्पैक्ट कर रही है मराठा जो रूल हो रहा है उसको। तो मराठा ने इस तरीके से अपना इंटरवेंशन स्टार्ट कर दिया वहां पे। तो अब ये क्या है कि यहाँ पर ट्रीटीज सब बहुत ज्यादा होती है, तो ट्रीटीज का क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पैदल हमें मराठास को पढ़ना होता है कि भाई अब जो बालाजी बाजीराव आ रहे हैं वो किस तरीके से नॉर्थ इंडिया की जो डोमिनेंस है वहां पर इंटरवेंशन उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है। और उनका जो नारा है कि भाई यहाँ से अटक तक का अपना जो डोमिनेंस स्थापित कर लेना है, तो उन चीजों को हमें देखना होता है। लेकिन पैरेलली हमें हैदराबाद और बंगाल और अवध के रोल को भी देख के चलना होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंट युद्ध होते रहे हैं। और इस तरीके से एक बहुत ही वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स पार्ट हम बोल सकते हैं। बट अगर आप उसको मैप पहले समझोगे, उसका मैप का कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पे रूल कर रहा है, कौन सा किंगडम किसको सबसाइड कर रहा है, तो वो चीजें थोड़ा इजीली हो जाती हैं। पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन ये है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे क्रोनोलॉजी से पूछे जाते हैं कि जैसे उन्होंने 1707 में औरंगजेब का डेथ हो गया, इसके बाद फिर वो आते हैं सुगोला की संधि कब हो रही है। तो क्योंकि जब 1707 में उसका डेथ हो गया तो साहू का जो लड़का था उसको छोड़ दिया, जो साहू था उसको जब वो बचपन में यहीं से ले गए थे तो उनको वो छोड़ देते हैं। तो जब वो मराठा के अंदर आएंगे तो आप मराठा किंगडम में टर्मोइल देखने को मिलेगी। तो वहां पे भी हमें डिवीजन देखने को मिलता है। वहां पे भी फ्रीक्वेंट वॉर और ट्रीटीज होती है, तो वो कनेक्ट करके दे सकते हैं। आपको 5 स्टेटमेंट दे दिया और बोल दिया कि इनको क्रोनोलॉजी में आप लगा दो। तो ये चीजें देखनी है कि आपको सिर्फ ये नहीं है कि अगर औरंगजेब की डेथ हो रही तो आप सिर्फ अपने आप को वहीं तक लिमिट रखो, उसको कनेक्ट करो कि भाई इन चीजों ने मराठा को कैसे इम्पेक्ट कर रहा है, ये चीज। दूसरी चीज है, यूरोपियन कंट्रीज का राइस हो रहा है। जैसे आपने पुर्तगालीज को जब हम फर्स्ट जो कंपनीज पढ़ते हैं, तो क्या वजह रही होगी कि पुर्तगालीज ने अपने जो मोस्टली सेटलमेंट्स हैं वो समुद्र जो कोस्ट है ना उसके आसपास ही किए हैं। इसी वजह से अल्मीडा वो चाह रहा था कि एक चेन क्रिएट कर ले हम। इन द सेंस इसी तरीके से हम देखते हैं कि आखिर जब जहांगीर के कोर्ट में मतलब फॉरेनर्स आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना परमिशन कैसे ग्रांट किया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये हो जाती है कि जो जैसे कि ये पिपरी वगैरह की जो साइट्स हैं बंगाल के अंदर, उनका जो फैक्ट्री एरिया रहा था, ट्रान के बार है, ये रीजन है, मद्रास के रीजन है। तो इसका सर एक मैप है, गूगल पे इजीली आपको मिल जाता है, या फिर किसी पुरानी बुक में बीएल ग्रोवर के अंदर एक मैपिंग है। आप उसकी इंपॉर्टेंट जो भी कॉलोनीज रही हैं ब्रिटिशर्स की, या फिर जो फैक्ट्रीज रही हैं, उनका एक आप मैप देख के जाइए। कई बार हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले कि आप बताइए ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सी ये रहा है फैक्ट्री और वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सी है इनमें से। और इसके अलावा ये भी कि कौन सा फैक्ट्री या फिर जैसे फोर्ट है, जैसे फोर्ट गुस्टावोस, फोर्ट गेल्डीरा, इस तरीके से फोर्ट विलियम्स। तो इस तरीके से फोर्ट्स को भी आप देख के जाइए कि ये किसका है और फिर किसने उसको डेवलप किया है, किसने उसको फोर्टिफाइड किया है, इन चीजों को। और इनके साथ साथ में ही हम स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ते जाते हैं। जो जो आप कह सकते हैं स्ट्रगल हुआ है नवाब ऑफ बंगाल के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, तो वहां से आप कह सकते हैं कि आप रियल प्योर मॉडर्न इंडिया के अंदर आप इंटर कर पा रहे होते हैं। जी शिवम। शिवम, जैसे मैंने अभी देखा है, जैसे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस हम करते हैं। अब जो रिसेंटली जो क्वेश्चन पेपर आया था 28 फरवरी को, उसमें मैंने देखा है कि जो आधुनिक भारत का वेटेज है, पहले ऐसा नहीं था कि तीनों कालखंड से इक्वली क्वेश्चन पूछे जाते थे, लगभग वेटेज बराबर ही रहता था। लेकिन इस बार उन्होंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को ज्यादा ध्यान दिया, ज्यादा जोर दिया। उसमें से मुझे लगता है कि 40 के आसपास क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो एक न्यू एस्पिरेंट्स को कैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को तैयार करना चाहिए, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि यूजीसी का ज्यादा ध्यान मॉडर्न के ऊपर ही है। क्या मॉडर्न को ध्यान में रख के तैयारी करनी चाहिए या फिर सभी को एक साथ करना पड़ेगा? आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन को कि वो क्या उनके दिमाग में चल रहा है, वो किस तरीके से चीजों को पूछ रहे हैं।
तो मैं ये कहता हूँ कि आप मॉडर्न, मेडाइवल और एंशियंट को अलग ना देख के उसे बस ऐसा हिस्ट्री के तौर पे देखो, आपका एक सब्जेक्ट है और वो हिस्ट्री है, बस दैट्स ऑल, इससे ज्यादा आप दिमाग मत लगाइए। अब ये है कि आपका कुछ चीजों में वीकनेस हो सकता है, कुछ में आपका स्ट्रेंथ हो सकता है, लेकिन ये वीकनेस और स्ट्रेंथ आप एक 3 या 4 महीने की तैयारी के बाद डिसाइड करते हैं। आप पहले से डिसाइड नहीं कर लेते कि मेरा मेडिवल तो वीक है तो मुझे मेडिवल कम ही पढ़ना है। ये आप सिर्फ जिस दिन आप हॉल में एंटर कर रहे हैं, आप तब उस दिन आपके माइंड में डिसाइड होना चाहिए। जब भी आप पेपर दे लो, अगर आपसे मेडिवल के क्वेश्चन कम सॉल्व हुए तो आप ये मान के चल लो कि आपका मेडिवल वीक है। आप ये, अगर आपने ये चीज आपने 4 महीने पहले डेवलप कर ली, तब तो फिर वो और ही वीक हो जाना है। तो मैं कहता हूँ आप सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देके चलिए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे वो मेडिवल का वेटेज बढ़ा दें। और अब क्योंकि इसी वजह से कहा जाता है कि आप इक्वली फोकस करके रखिए। अब मॉड मॉडर्न की स्ट्रेटजी की तरफ बात करें तो सबसे पहले बुक लिस्ट की बात करते हैं, तो जनरली 3 4 बुक्स हैं। जैसे कि स्पेक्ट्रम का राजीव अहिर का लोग फॉलो कर रहे हैं, BL ग्रोवर को फॉलो कर रहे हैं, या फिर कोई परीक्षा वाणी का बुक आता है, बहुत फैक्चुअल बुक है, लोग उसे भी फॉलो कर रहे हैं। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है, आप सिर्फ अपना सिलेबस के हिसाब से चूज कर लो कंटेंट, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब हमें इसको अप्रोच कैसे करना है मॉडर्न इंडिया को। सर जैसे ही मॉडर्न इंडिया आता है तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सुकून आ गया मोस्टली एस्पिरेंट्स को, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने सुनी हुई होती हैं। लेकिन यूजीसी का जब हम पेपर देखते हैं तो हमें लगता है कि वो सुकून हमारा चला गया है। उसका रीजन ये है कि अब तक जो बहुत सारे पॉपुलर क्वेश्चन वो पूछते थे, अब उनको उन्होंने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूछते नहीं है, अब भी वो पूछते ही है, क्योंकि एक उनको बैलेंस बैठाना है कि इजी क्वेश्चन, टफ और मीडियम टाइप क्वेश्चन। लेकिन अब जो क्वेश्चन जो न्यू पैटर्न पूछ रहे हैं, वो टाइम टेकन सर ज्यादा हो रहा है, क्रोनोलॉजी लगा लगा रहे हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, तो उनका क्वेश्चन अब वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम किस एक्ट के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। तो अब वो क्या करते हैं, क्रोनोलॉजी लगाने को दे देते हैं आपको। और क्रोनोलॉजी वो सिर्फ एक्ट के बेसिस पे नहीं, उनके फीचर्स लिख के दे रहे हैं आपको। 5 फीचर्स दे दिए उन्होंने, 5 सेंटेंसेस में। आप उनके फीचर्स के हिसाब से उनको क्रोनोलॉजी लगा दो कि भाई क्या क्या न्यू डायमेंशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं। हमें देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही फेस वाइज मैनर में पूरे इंडिया को इन्वेट किया हुआ है। स्टार्टिंग में रिंग फेंस पॉलिसी उन्होंने चलाई, फिर सब्सिडरी अलायंस को चला रहे हैं। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी का आता है, इसके बाद जॉन लॉरेंस जैसे लोग आते हैं जो इंडियन के जो फ्रंटियर थे वहां पे भी अपने आप को एग्जर्ट करने की कोशिश करते हैं। इनके साथ साथ में हम पढ़ लेते हैं सब तरीके के वॉर जो भी हुए, चाहे वो सिख वॉर हो, चाहे वो कर्नाटक वॉर हो, चाहे वो अफगान वॉर हो, बर्मीज वॉर हो। और इनके साथ साथ में हमें ये पढ़ना होता है कि जो गवर्नर जनरल के टाइम पे जो वॉर हुआ, उन्होंने किस पॉलिसी को अडॉप्ट किया। जैसे कि ऑकलैंड, जो जो ऑकलैंड था, उसने फॉरवर्ड पॉलिसी को स्टार्ट रखा कि भाई हमें आगे बढ़ के ही इन्वेट करना है, मतलब हमें अपनी जो एक्टिविटीज है उनको जारी रखना है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो जॉन सोर था, तो उसका जो पॉलिसी था वो इनएक्टिविटी का जो पॉलिसी था, या फिर नॉन इंटरवेंशन का पॉलिसी कह सकते हैं हम। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट को हमें कवर करके चलना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर कि वो आपको क्रोनोलॉजी के साथ साथ मैचिंग में लगाने को दे दें कि कौन किसका पॉलिसी है। मूव करते हैं हम 1857 के रिवॉल्ट के ऊपर। तो ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही प्रचलित टॉपिक है। एनसीईआरटी में इसको बहुत अच्छे से दिया भी है उन्होंने, और स्टैंडर्ड बुक में भी इसे अच्छे से कवर करते हैं। इसके दो एस्पेक्ट हमें याद करने लायक हैं जो थोड़ा दिक्कत करते हैं। एक तो जो डिबेट इश्यू है कि ये क्या, ये वेदर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, क्या ये नेशनल वॉर था, या फिर ये ओनली सिपाही वॉर था। इसके अराउंड जो भी वेरियस हिस्टोरियंस के थॉट घूम रहे हैं, या फिर जो बुक्स लिखी गई हैं, आपको वो देखने हैं। जैसे अब जैसे इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। जैसे हम ये कहते हैं कि हिस्ट्री 1857 का हिस्ट्री लिखा गया है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड आपको 3 4 5 बुक मिल जाती हैं कि ओनली उसमें इतना है कि कहीं पर लिखा है हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर 1857, कहीं पर इतना है हिस्ट्री ऑफ 1857। तो ये थोड़ा बारीक अंतर है। इसको आप बार बार थोड़ा रिवाइज करेंगे तो थोड़ा चीजें बेटर हो पाएंगी, क्योंकि यहीं से कंफ्यूजन होता है। एंड इसके अलावा यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किस सिटी को या फिर किस एरिया को उन्होंने कब कंट्रोल में लिया वापस, ब्रिटिशर्स ने रिकंट्रोल किया। तो यहाँ के क्रोनोलॉजी कि कहाँ पर ये चीज स्टार्ट हुई और कहाँ पर ये एंड हुआ उन्होंने। इसके अलावा कौन सा गवर्नर जनरल या फिर उनका एडमिरल या फिर कोई भी कैप्टन था, वो कहाँ पे मारा गया, किस पोस्ट पे मारा गया। जैसे हेनरी लॉरेंस था, वो लखनऊ में मारा गया। अब आप हेनरी लॉरेंस को अगर आप पढ़ेंगे तो ये वही हेनरी लॉरेंस है जिसने पंजाब का इन्वेजन को भी उसने विरोध किया हुआ था, और बाद में रेसिडेंस है लखनऊ का। तो ये चीज भी आप कनेक्ट करके चलिएगा। अब हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस में भी हमें अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि हमें कई बार लॉरेंस हम पढ़ लेते हैं और बाद में फिर उनके आगे के नाम को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। इस तरीके की चीजें। एंड कमिंग टू रिलीजियस मूवमेंट्स के ऊपर बात करते हैं, सोशल और रिलीजियस मूवमेंट। तो सोशल और रिलीजियस मूवमेंट के साथ में तो हमें बहुत ही ब्रॉड है और बहुत एक्सटेंसिव एरिया है ये, क्योंकि हमें हर कम्युनिटी का उसमें पढ़ना है कि हिंदुज्म का भी पढ़ रहे हैं, सिखिज्म का पढ़ रहे हैं, उसका इवन हम मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनके अंदर जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। तो
इसके जो क्वेश्चंस आप देखेंगे तो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा पर्सनालिटी किससे रिलेटेड था, एक तो ये क्वेश्चन को उन्होंने वहां से पूछा हुआ है। दूसरा पूछते हैं वो कि इनके जो मेन प्रिंसिपल्स है, मेन एस्पेक्ट्स हैं कि उनके ऊपर कि क्या ये ब्रह्म समाज के लोग इन इन चीजों को डिनाई करते थे या फिर इनको एक्सेप्ट करते थे, इस तरीके का। साथ में उनसे रिलेटेड जो मैगजीन्स रही हैं या फिर न्यूज़पेपर, उनको पूछा गया है। और इम्पोर्टेंट चीज ये हो जाती है सर यहाँ पे कि जो बहुत ज्यादा पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनसे बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस वो नहीं पूछ रहे हैं आजकल। वो क्या कर रहे हैं कि कहीं बहुत ही कम जिन पे लोगों की नजर पड़ती है वो वहां से क्वेश्चन उठा लेते हैं, फिर वहां से उनको टैकल करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम इतना पढ़ने के बाद भी उनको हल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका रीजन एक वही है कि आप ये इतनी जल्दीबाजी मत करिए कि आपको बुक खत्म करनी है। आप ये देखिए कि अगर आपने एक टॉपिक को पढ़ा हुआ है तो उससे दो या तीन क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं आप उसको सॉल्व कर भी पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। जैसे ही कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट होती है, महात्मा गांधी का रोल होता है, जितने भी आगे चल के रेगुलेटिंग एक्ट्स आते हैं, जितने भी आंदोलन होते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या फिर इनसे यूजीसी ने क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे जो एक्ट आया था 1909 में, उससे 2-3 बार क्वेश्चन आया है। 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उससे भी क्वेश्चंस आए हैं। इतनी सारी हिस्ट्री को किस तरह से डेवलप किया जाना चाहिए? सर क्वेश्चन जब भी हम बात करते हैं तो जैसे कि एक तो पूछ लेगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था या फिर जो कोर्ट ऑफ कंट्रोलर्स था, वो उनमें 4 मेंबर्स कब हो गए या फिर उनमें डुअल रूल वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी में कब एस्टेब्लिश किया गया। तो एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा उनका तरीका ये है कि आपको ये देखना होता है कि जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट हमारा डेवलप हो रहा था, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उस समय, हम कांग्रेस कह सकते हैं, मुस्लिम लीग कह सकते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनकी जो डिमांड्स हो रही थी, उन्हीं के डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए ही जो एक्ट आ रहे थे। वो अलग बात है कि वो उनके डिमांड को सेटिस्फाई कर नहीं पाए। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे 1885 में कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसके अलावा जब आप 1892 का जो भी एक्ट देखेंगे, तो कांग्रेस का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो उनका इनिशियल जो डिमांड था वो था एक्सपांशन और रिफॉर्म, कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली में रिफॉर्म्स लाइए और मतलब और एक्सपांशन की मतलब संख्या बढ़ाइए जिससे कि इंडियंस को भी उसमें इंडक्ट किया जा सके। और यही चीजों को उन्होंने इंडक्ट कर दिया 1990 1892 में। सिमिलर तरीके से जब 1905 में बंगाल का डिवीजन हो गया, तो वहां पर राइज हुआ है मुस्लिम लीग का। तो मुस्लिम लीग का जो डिमांड रहा कंटिन्यू सेपरेट इलेक्टोरेट का, और उसके बदले में उनको एलिजेंस शो कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, तो वही चीज उन्होंने 1909 में अपने आप को इंक्लूडेड करके रखवाई है। इसी के अलावा उसी तरीके से हम 1917 के अंदर जो अगस्त डिक्लेरेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद 1919 को पढ़ते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि 1917 का अगस्त डिक्लेरेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एक और तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम एंगेज थे, तो ब्रिटिशर को सपोर्ट चाहिए था इंडियंस का, इस वजह से उन्होंने एक डिक्लेरेशन कर दिया कि हम जल्दी एफर्ट कर रहे हैं जिससे कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मतलब फॉर्म हो सके। तो जो मेन स्ट्रीम मूवमेंट चल रहा है और जो एक्ट आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, इन दोनों को हमें एंगेज करके चलना है। और जब क्वेश्चन की बात करते हैं हम, यूजीसी किस तरीके से पूछता है, तो एक तो वो ऑप्शनल वन वर्ड का पूछ सकता है कि जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये किस में आया है, किस एक्ट में आया है। या फिर इस तरीके से ही पूछ सकते हैं वो कभी कभार की जो इंडिया में जो उनका एक टाइम पे उन्होंने क्या किया था कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दिया था। तो वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कब खत्म हुआ, 1861 का जो कौंसिल एक्ट आया उसके अकॉर्डिंग। एक तो उनका ये नेचर है। दूसरा नेचर ये है कि उन्होंने 4-5 एक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को उठा लिया, सेंटेंस में फॉर्मुलेट कर दिया और आपसे पूछ रहे हैं कि अब ये क्रोनोलॉजी में लगाइए। तो वो चैलेंजिंग टास्क इस वजह से है क्योंकि अब उसमें वो आपको एक एक्ट नहीं पूछ रहे हैं, वो 5 के 5 एक्ट और पूरी जानकारी आपके साथ में वहां पे टेस्ट किया जा रहा है आपका, कि आपको पता है कि पूरे टेस्ट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप उनको क्रोनोलॉजी में लगा सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी को पढ़ें या ना पढ़ें, या फिर उनको छोड़ दें। इनके बारे में आपको क्या लगता है कि एनसीईआरटी एक अच्छी अप्रोच हो सकती है? डेफिनेटली सर, मैं ये मानता हूँ कि जहां पर आपको ये कंफ्यूजन होता है कि आप पढ़ें या ना पढ़ें, और आपके पास अगर टाइम है, तो मैं कहता हूँ कि आप पढ़ने के साथ जाइए, आप जरूर पढ़िए। क्योंकि आपके पास अभी टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। आप एग्जाम में आपके फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो वो प्रॉब्लमेटिक है। मैं एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस 2 पॉइंट पे क्लियर करना चाहता हूँ कि पहला ये है कि यूजीसी नेट हर साल 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछते हैं जो किसी अन्य स्टैंडर्ड बुक्स में अब तक नहीं है। जैसे सेकंड शिफ्ट में जो मैंने दिया था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि महाभारत का ट्रांसलेशन किसके देख रेख में हुआ, बी एफ सुक्तांकर। तो उनका हिस्ट्री का जो 12th क्लास का बुक है उसमें ये क्लियरली मेंशन है। और हो सकता है कि जहां तक मेरा आइडिया कि अन्य किसी बुक में नहीं है, हो सकता है किसी अन्य बुक में हो, बट मैंने तो हिस्ट्री एनसीईआरटी से ही पढ़ के इसको क्लियर किया था।
दूसरी बात ये है कि हिस्ट्री एनसीईआरटी ने जो भी टॉपिक को टच किया है वही आपको स्टैंडर्ड बुक में एलेबोरेट फॉर्म में देखने को मिलता है। जैसे कि भक्ति मूवमेंट का एक एग्जाम्पल है, वो 2 पॉइंट्स पे अपना उन्होंने लाइट जो डाला एनसीईआरटी ने। पहला ये कि भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में 6th सेंचुरी एडी में स्टार्ट होता है, जबकि ये नॉर्थ इंडिया में 12th सेंचुरी में स्टार्ट होता है। इसका रीजन उन्होंने बताया, लेकिन एक एक रीजन बताया। जबकि आप सतीश चंद्र का मेडिवल इंडिया का सेकंड पार्ट जब पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने बहुत डिस्क्रिप्टिवली दिया है कि भाई नॉर्थ इंडिया में 7 to 12 सेंचुरी तक राजपूत एज था, जिसको आप डार्क एज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रूलिंग क्लास था वो राजपूत था, और उनको जो असिस्ट कर रहे थे वो ब्राह्मण था। तो जो ब्राह्मण और राजपूत जो क्लास थी, इनका अलायंस बना था, इस वजह से वो नहीं चाह रहे थे या नहीं चाहते थे कि कोई भी स्क्रिप्चर या कोई भी ऐसा मोमेंट वहां पे क्रिएट हो जो उनकी हेजेमनी को चैलेंज करे। जबकि साउथ के अंदर ऐसा नहीं था। और इसके अलावा वो उन्होंने ये भी एक्सप्लेन उसमें किया है कि साउथ में जो ये भक्ति मूवमेंट आया, ये डायरेक्ट रिएक्शन है जो श्रमण मूवमेंट्स हैं, इसका जैनिज्म और बुद्धिज्म का, इसके विरोध में है। जबकि नॉर्थ इंडिया में 6th सेंचुरी में ही श्रमण रिलीजन का बहुत डिक्लाइन हो गया था और ये पर्टिकुलर रीजन में रिस्ट्रिक्टेड हो चुके थे। तो ऐसे 2 या 3 4 कोर्सेस उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है और फिर आप एडवांस बुक पढ़ रहे हैं डायरेक्ट जाके, तो इस तरीके के आप लिंकेजेस कर पाए, ये बहुत ज्यादा संभव है नहीं। तो आपके अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी को एक अच्छी अप्रोच माना जा सकता है कि एनसीईआरटी को यदि हमने बेस अच्छे से तैयार कर लिया तो निश्चित है कि हमारा जो आगे एडवांस बुक्स यदि हम पढ़ेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग उसमें बेहतर होती जाएगी। तो जी। शिवम, आपसे काफी लंबी बात हुई है आज, और मुझे लगता है जो भी स्टूडेंट्स आपको अभी सुन रहे हैं डेफिनेटली आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपने जो चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो किसी भी सेक्शन को छोड़ना मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती होता है। इसलिए हर टॉपिक को पढ़ के जाना, उसको उसकी अप्रोच कैसे डेवलप होनी चाहिए, उसको किस तरीके से हम बुक से पढ़ें, किस तरीके से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिलेट करके बुक में देखें कि कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है और यूजीसी का बनाने का तरीका क्या है। एग्जामिनर के माइंडसेट को हम पढ़ के अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमारी जर्नी उतनी आसान हो जाती है। आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए क्या कोई ऐसी बुक है जिसको आपने पढ़ा था, या फिर वही बुक्स आपके काम आ गई थी जिनसे आपने बाकी टॉपिक्स की तैयारी की थी? एज सर, मैं आर्ट एंड कल्चर की बात करूँ तो यूपीएससी के टाइम पे आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है यूपीएससी में, तो मैंने उस टाइम पे नोट क्लियर अपने बनाए हुए थे। तो मेरा कॉन्सेप्ट तो वहां से क्लियर था। लेकिन अब मेन बात वही है, तो उसके लिए एक बहुत ज्यादा कोई बुक्स ऐसी नहीं है कि पर्टिकुलरली उसी के लिए डिवोटेड हो। तो 11th का जो आर्ट आता है, बुक जो है आर्ट एंड कल्चर का 11th का, आप उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए आपके पास। आप जो भी अपना नोट्स बनाएं या फिर जो भी बुक, ऑर्गेनाइज वे में बुक होनी चाहिए। जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए एक नितिन सिंघानिया का बहुत मोटा सा बुक आता है, तो उसमें सिर्फ आप आर्किटेक्चर जो पोर्शन है आप उसको उसका देख सकते हैं ओनली, अगर आपको एक ऑर्गेनाइज वे में चाहिए। या फिर आप, दूसरी बात ये कि अगर आपको आर्ट एंड कल्चर का कुछ देखना है तो वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो बेसिकली, मुझे आप नेट जेआरएफ का तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा डेवलप कर रहा है या फिर किसी का मटेरियल इस तरीके का है। बट आईएएस के पर्पज से बहुत सिर्फ आर्ट एंड कल्चर का बहुत क्रिस्पी करके नोट्स बनाते हैं वो सब, मतलब बहुत ही कम पेजेस में। तो अगर आपको आर्ट एंड कल्चर पर्टिकुलरली पढ़ना है और आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप उनके थ्रू जा सकते हैं और एक आपका अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। पर्याप्त तरीके से वो चीजें दे देते हैं। लेकिन दूसरा और ये भी है कि यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर का, जब आप नेट जेआरएफ के लिए जाते हैं तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो कोर्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आपको यूपीएससी के टाइम पे नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से आपको कोई पर्टिकुलर बुक जैसे केसी श्रीवास्तव हो सकती है, या फिर कोई भी बुक हो जिसमें आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कोर्स भी इंक्लूडेड हो। जैसे कि मार्शल का है, तो वो मस्जिद जो अलाई मस्जिद है उसके बारे में वो कहता है कि ये मोती था, इस प्रकार से। इस प्रकार के जो कोर्स है, तो उसके लिए पर्टिकुलर कोई बुक हो, या आपका जो एंशियंट इंडिया पढ़ रहे हैं, अगर जैसे आप उपेंद्र सिंह को पढ़ोगे तो उसमें तो ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी आपको, तो ये क्लियर बात है। तो उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए मैंने और कंपटीशन टाइम जैसी बुक का सहारा लिया हुआ। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि शिवम के द्वारा जो भी बुक लिस्ट फॉलो की गई थी या फिर इन्होंने अपनी तैयारी के दौरान जो नोट्स बनाए थे, चाहे वह ऑनलाइन थे या फिर किसी भी फॉर्मेट में थे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक शेयर कर दूंगा। आप उनको वहाँ से पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इनकी बुक लिस्ट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इनकी जो बुक लिस्ट थी काफ़ी कंसाइज थी, क्योंकि इन्होंने यूपीएससी की तैयारी की थी और हिस्ट्री को लेकर इनकी अप्रोच काफ़ी अच्छी थी। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो नया एस्पिरेंट्स हैं जो यूजीसी एग्जाम में पहली बार जाने वाला है, उनको कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए? ओके।
तो सबसे पहली बात ये है कि आप एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत सारे सोर्सेस मत पढ़िए। ये हम हर किसी से सुनते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में हमें दिक्कत ये आती है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस कम हो रहा होता है, आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें छूट रही हैं। आप एक सिंपल सा डेटा एनालिसिस करिए। आप एक बुक जो 800 पेजेस की ऑलमोस्ट एंशिएंट इंडिया की है, और एक दूसरी बुक भी आप लेके आ गए, मान लो वो 500 पेजेस की ही है, तो अब आपके पास ऑलमोस्ट 1300 पेजेस हो गए। अब जो वो 1300 जो आपने 500 पेजेस एक्स्ट्रा एड ऑन किए हैं, उससे एक या दो क्वेश्चन बहुत मुश्किल है कि वो नया मिलेगा आपको। मान लो कि दो क्वेश्चन नया मिल गया आपको किसी दूसरी बुक पढ़ने से, लेकिन आपने उस चक्कर में 800 पेजेस को उतनी बार रिवाइज नहीं किया। तो जो क्वेश्चंस आप 800 पेजेस पढ़ के जितना एक्यूरेसी कर सकते थे, उससे आपकी एक्यूरेसी लेस हो गई, और आपने बहुत एक्स्ट्रा मेहनत कर दी दूसरे सोर्सेस में। तो मेरा मतलब है कि अगर एंशिएंट इंडिया के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई एक बुक को पढ़ो, मेडिवल के लिए पढ़ रहे हैं एक बुक को पढ़िए, और मॉडर्न के लिए भी है तो आप एक बुक को पढ़िए। बुक इन द सेंस ये है कि आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपके कवर होने चाहिए, इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। फैक्ट्स के लिए अगर आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें फैक्ट्स हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने उपेंद्र सिंह जैसा बुक है उसमें उतना फैक्ट नहीं मिलता है, तो मैंने आर कॉम्पिटिशन टाइम जैसी गाइड्स को मतलब साथ में रख के चला। या फिर आपके पास और कोई भी हो सकती है, परीक्षा वाणी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, आपको जो बेटर बेटर लगता है आप उसके साथ में जाइए। तो पहली गलती है कि मिनिमाइज योर रिसोर्सेज। दूसरा, आपको जो मिस्टेक नहीं करनी है ये है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आना है। एक स्ट्रेटजी आप अपने कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग प्लान करिए, दूसरों के हिसाब से टाइम टेबल कभी फॉर्मुलेट होता नहीं है। 3 महीने या 4 महीने हैं, आप अपनी जो कॉन्फिडेंस है उसको आप पहचानते हैं, एंड वर्क ऑन देम। तो दूसरों के हिसाब से आप कंपेयर मत करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 4 बार दे रहे हैं, 5 बार दे रहे हैं, 3 बार दे रहे हैं, उनका बैकग्राउंड, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट है। तो डोंट कंपेयर विद अदर्स, आपका अपना पेस तो उसके साथ में चलिए। तीसरा ये है कि आप जब ये क्वेश्चन या दिमाग में आता है कि मुझे कोचिंग करनी चाहिए, जिसका फोमो रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, की कोचिंग कर लूंगा तो बहुत कुछ नया मिल जाएगा। अगर आपको 2% भी लगता है, मैं ये कहता हूँ, अगर आपको 100 में से 1% भी लगता है कि मुझे कोचिंग करनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। क्योंकि आप अपने दिमाग में संशय किसी भी प्रकार का मत रखिए। जो भी कर रहे हैं आप 100% श्योरिटी के साथ करिए। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें वीडियोस देखकर या फिर क्लासेस में जाके ज्यादा चीजें रिटेंशन करने में आसानी होती है अपेक्षाकृत बुक पढ़ने के। लेकिन आपको सेल्फ स्टडी तो एक फेस पे करनी ही पड़ेगी, ये मस्ट है। आपका जो टीचर है, जो गाइड है, ट्यूटर है, वो आपको बहुत हेल्प कर देते हैं, बट सेल्फ स्टडी इसका की है। और इसके अलावा एक जो लास्ट पॉइंट है, मैं ये कहता हूँ, जो भी न्यू कमर्स है, आप एक ऐसे एग्जाम को देने जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठते हैं और बहुत सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, बहुत सारे अभी फिफ्थ अटेम्प्ट भी दे रहे हैं। तो आपके अंदर एक जो डर है कि क्या मेरा होगा या नहीं होगा, तो आप इस चीज का डर बिल्कुल खत्म कर दो, क्योंकि एक साल में 2 साइकिल्स आ रही हैं और ये कंटिन्यू होता है। तो कंसिस्टेंसी आप बना के रखिए और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, ये इंपॉर्टेंट चीज। बहुत अच्छी बात है। शिवम ने बहुत अच्छे से बताया कि पहले आपको अपनी बुक लिस्ट को कंसाइज करना है, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने ऊपर बिलीफ रखना है कि आप जो करने जा रहे हैं, आप जिस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने जा रहे हैं, आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपका मोटिव क्लियर है, आपका पर्पस क्लियर है, तब जाकर के आपकी जर्नी उतनी आसान हो जाएगी। तो शिवम, बहुत लंबी बात हुई, मैं तो बहुत बातें करनी चाहता था, लेकिन आपने एक क्वेश्चन अपने आप उसको कवर कर दिया कि एक नए एस्पिरेंट्स को कोचिंग कर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल शिवम के अकॉर्डिंगली, आप यदि आपको लगता है कि आपके अंदर थोड़ा सा भी डाउट है कि आप खुद से नहीं पढ़ सकते, तो आपको डेफिनेटली कोचिंग को अप्रोच करना चाहिए। शिवम, आपकी इस जर्नी में डेफिनेटली बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, भाई बहन होंगे, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। तो आप इस जर्नी का श्रेय, आपकी सक्सेस का श्रेय किसको देना चाहते हो? हाँ सर, ऑब्वियसली सी बात है, जो भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं उनको तो हम क्रेडिट जनरली देते ही हैं। बट जब पर्टिकुलर आता है आपका करियर को लेके, तो समवन इज देयर। तो ये था कि मैं लास्ट ईयर जब यूपी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरा रिटन क्लियर हुआ था, बट फाइनली इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो आई मेट अ पर्सन, उनका नाम है केपी रंजन। फाइनली उनका भी ये जेआरएफ हुआ है, और नाउ ही इज एनरोल्ड इन जेएनयू। तो उन्होंने मुझको पहली बार बोला कि आप जेआरएफ के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री को समझने का, वो आपका काफी बेटर है। तो मैंने अब तब तक मैं इस तरीके से देख नहीं रहा था कि मुझे यूजीसी नेट देना है। देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, एक बार तो मुझे देना चाहिए, इसके बाद मैं देखता हूँ। तो इस बार ही मैंने डिसाइड किया था कि हालांकि मैंने बहुत पहले से प्लान नहीं किया कि मुझे नेट देना है। मैंने बहुत कम समय में प्लान किया, मैंने बस फॉर्म फिल कर दिया था, और बहुत ज्यादा मुझे टाइम नहीं था पढ़ने का, और मैंने पढ़ा भी नहीं था उतना उस पर्टिकुलरली उस तरीके से।
बट क्योंकि मैंने हिस्ट्री काफी पढ़ी हुई थी, मैं कंटिन्यू पढ़ के आ रहा था, एग्जाम हो या नहीं हो मैंने कंटिन्यू पढ़ाई रखी है अपनी। बहुत स्लो पेस से, कभी अच्छा पेस से, तो वो चीजें मुझे फास्ट हुई हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो भी मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो डियर वंस हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो सब, उनका सबका सपोर्टिव रोल होता है। और इवन सपोर्टिव रोल हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड है, जी सपोर्ट अस अ लॉट। क्योंकि मुझे अभी याद है कि मेरे पास 10 दिन का टाइम था मेरा पीजीटी एग्जाम का, एंड आई वाज रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो मुझे हिस्टोरियोग्राफी का समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मैंने जो प्रीवियस पेपर देखे तो वो कहीं एक जगह पर नहीं थे कि एक जगह पर मुझे मुझे पूरी हिस्टोरियोग्राफिया मिल जाए। तो मैंने मैं रैंडम सर्च कर रहा था, और फाइनली आपका तब वो न्यू वीडियो सीन अपलोड हुआ था। मैंने आपके चैनल से कनेक्ट हुए मुझे 2 या 3 दिन हुए थे। तो जब मुझे वो आपका वीडियो मिला तो सडनली मैं उस समय लेटा हुआ था, मैं खड़ा हुआ, मैं अपने टेबल पे, चेयर पे, और मैंने उसको पूरा देखा, उसका नोट्स बनाया, और 2-3 बार मैंने उसको रिवाइज किया। और एक आपका स्टोरियोग्राफी के ऊपर जनरली बस डिस्कशन था कि आप चीजों को कैसे अप्रोच करिए, मैंने उसको भी देखा था। और वहां से मैंने एक क्वेश्चन भी सिर्फ उसी डिस्कशन से, ऑलमोस्ट वो 15 to 20 मिनट का था आई थिंक कोई, तो उससे मेरा एक क्वेश्चन सही हुआ, वो भी मेरा लास्ट क्वेश्चन था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जब अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, हम अपने करीबों को, बहुत लोगों को देखते हैं, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में लोग फ्री एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ओपनली हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारी लाइफ जर्नी में उनका भी क्रेडिट उतना ही होता है जितना अन्य लोगों का होता है। सो डेफिनेटली हमें उनको भी क्रेडिट देना चाहिए, और इट रिस्पेक्ट। और एक चीज सर मैं एड ऑन करना चाहता हूँ कि ऐसा टीचर, चाहे वो आप स्कूल लेवल पर हो या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर हो, जिस तरीके से डिजिटल वर्ल्ड पेनिट्रेट हो रहा है, टीचर्स का जो वैल्यू है, जो सोर्स जो था पहले था, क्योंकि टीचर इज बात अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज और एजुकेशन, अब वो नहीं रहा, अब वेरियस लोग आ गए हैं। तो इस बारे में हमें ये भी देखना होता है कि जो टीचर्स हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एजुकेटर्स हैं, हम उनका उतना ही रिस्पेक्ट करें। एंड स्टिल आई थिंक ये सबसे बेटर होता है। बिल्कुल शिवम, ये तो बहुत बड़ी बात है कि हर किसी का योगदान होता है आपकी सक्सेस में और आपको उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से संबंधित हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं थी, क्योंकि आपसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा था तो आपके साथ संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। तो इस हालात में आपने बहुत ही डेडिकेशन से अपनी प्रिपरेशन की है और आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से आपकी हिस्ट्री को लेकर अच्छी समझ है, मुझे लगता है कि आप यूजीसी तो कुछ भी नहीं है, आप यूपीएससी को भी बहुत इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। तो थोड़ा-सा उन बच्चों के लिए कुछ आपको लगता है कि किस तरह से उनको मोटिवेट रहना चाहिए? क्योंकि सभी इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं। जब बात करते हैं रूरल एरियाज की, तो जहां पर मैं लोकेट करता हूँ वहां पे मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। एक तो हिंटरलैंड है, बुंदेलखंड रीजन है, और यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल उतना बेटर नहीं है, जैसे तैसे काम बस चल जाता है। इसके अलावा जो मेरा लोकल मार्केट है, वहाँ पे इजिली एक ऐसा बुक स्टोर नहीं है कि अगर मुझे किसी सब्जेक्ट का बुक लेने जाना हो तो मुझे इजिली वहाँ पे अवेलेबल हो जाए, इवन मैं उसको ऑर्डर करके भी मंगा लूँ। तो अगर मेरे दिमाग में कोई क्यूरियसनेस है कि मुझे कोई बुक देखनी है, नई कोई कंटेंट आया है क्या, तो मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से मुझे ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर का ट्रेवल करना होगा, तब मुझे वहाँ पे जाना होगा, और उसके बाद भी वहाँ पे भी बुक मिल जाए, ये बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है। तो ये इस चीज को दिखाता है कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे कितने लोग हैं, जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो ना के समान है, 1 या 2 लोग हैं। तो फिर ऐसे में हम कमर्शियल जो साइट्स है उनसे ऑर्डर करके मंगवाते हैं, 6-7 दिन आने में लगता है, फिर उसका कंटेंट देखते हैं, कभी कभार वो डिफेक्टेड होता है, उनको रिटर्न, तो एक बहुत ही टायरिंग और पेन टेकिंग प्रोसेस हो जाती है। तो अब जो लोग इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप पहले एक चीज देख लीजिए कि ये तो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। हमें दिमाग में ये रखना है कि हर चीज का अल्टरनेट होता है, क्योंकि आपकी जो हार्डशिप्स हैं, आप अगर बेटर मैनेज कर पा रहे हैं, अगर आप अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी स्टडीज को कैसे मैनेज करेंगे। तो आपको एक बहुत ही बेटर मैनेजर बनने की जरूरत है, और पूरी लाइफ टाइम में ये चीज आपकी काम करने वाली है। क्योंकि अगर आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी की क्षमता बहुत अधिक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको मोटिवेशन के लिए ये है कि आपका जो गोल है ना, वो सबसे बेटर मोटिवेशन होता है। और मोटिवेशन मैं ये समझता हूँ, मोटिवेशन 1 या 2 मिनट के लिए तो ठीक ही है, बट मेन चीज है उसके बाद की कहानी, यानी कि डेडिकेशन आपके अंदर कितना है अपने पर्टिकुलर टारगेट को आप गेट करने के लिए। और मोटिवेशन के लिए मैं ये कहता हूँ कि आप जिन हालातों में हैं, कि मैं रूरल मतलब रूरल एरियाज में हूँ, मैं इसको ऐसा मतलब डिमीनिंग में नहीं कर रहा हूँ। रूरल एरियाज का भी अपना एक पर्टिकुलर लाइफ है, उसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन आप जब ये सोचिए कि आपको कहीं बड़ी जगह पर जाना है, और आप अभी ऐसी स्थिति में जहाँ पर आपको बेसिक एमिनिटीज अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप वहां से निकल कर कोई बेटर ऑप्शन नहीं तलाश रहे हैं? तो आपके लिए यही मोटिवेशन होना चाहिए कि कैसे भी करके हमें यहाँ से क्लियर करके अपने आप को वहां तक पहुंचना है।
अब जो हाउस होल्ड्स हैं, मैंने उनके साथ मतलब अगर मैं इंडियन सोसाइटी को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो एक तो उनके साथ में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। और इवन हम लिबरल या प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, अब भी गर्ल्स को उतना फ्रीडम नहीं है जितना बॉयज को है, हालांकि बॉयज की भी अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप भी बेटर, आप ऑलमोस्ट बेटर मैनेजर्स हैं। आपने काम को एफिशिएंसी लाई है कि आपको खाना बनाना तो एफिशिएंट वे में कर लीजिए। अब कई लोगों को मैंने देखा वो खाना बनाते बनाते ही पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर आपका दिमाग कैसा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप एक टाइम पे एक काम करिए, उसे जल्दी से निपटाइए और ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना पढ़ाई में निकालिए। इसके अलावा आपका जो एंटरटेनमेंट का टाइम है ज्यादा, अगर आप उसमें ज्यादा टाइम दे रहे हैं, फेसबुक पर, सोशल मीडिया, जो अदर ऐप्स हैं, इवन आपकी कंपनी थोड़ा सोशल, आपकी जो प्रोफाइलिंग वो हाई है, तो उसको थोड़ा सा लिमिट कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कट ऑफ कर लो, आप बिल्कुल थोड़ा सा लिमिट कर लीजिए, जिससे कि आपके पास 4 to 5 आवर्स डेली पढ़ने का निकल आए। तो आई थिंक आपकी जर्नी इजी हो जाएगी। अगर एक अटेम्प्ट में नहीं भी होता तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए। यूजीसी नेट एग्जाम आपके, ये इसरो के टाइप का एग्जाम नहीं है। यहाँ पर है मेहनत और आपकी, आपका कैसा दिमाग लग रहा है। अगर आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं तो 1 या 2 अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जी शिवम। शिवम, लास्ट में आपने हमारे चैनल पर आए हो और हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया, उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू आपका। और आपने हमारे स्टूडेंट्स को इतना ब्रीफली गाइड किया। अगर कोई नया एस्पिरेंट्स है ना, वो यदि आपको अच्छे से सुन ले, आपकी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर ले, आपकी अप्रोच को अच्छे से फॉलो कर ले, तो निश्चित है कि उसका पहले ही प्रयास में यूजीसी जैसे आपने क्वालिफाई किया उसका भी हो सकता है। तो हम विश करते हैं कि आप फ्यूचर में यूपीएससी क्वालिफाई करें और जीवन में बहुत आगे जाएं। तो शिवम, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।